स्वागत है आप सभी लोगों का। जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की पीटी पे वीडियो लाएंगे। आज उसी क्रम में इकोनॉमिक्स की पीटी की ये वीडियो है। ये वीडियो को आप सिर्फ पीटी की वीडियो समझ के ना देखें, इसमें हम स्टैटिक पोर्शंस को भी बहुत डिटेल में कवर करेंगे। तो आपने स्टैटिक पोर्शन कर लिया है तो ये टाइम है रिवीजन का। तो पीटी को आप एक रिवीजन का सोर्स समझ के पढ़ो और मोस्टली चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाएंगी और जो भी नए टर्म्स कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले आता है ओके ब्रीफ ग्लांस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो ठीक है, इसमें ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट सा है नहीं। इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी क्या है सबको पता होना चाहिए। नॉमिनल जीडीपी मतलब जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जी और जीडीपी क्या होता है? तो मार्केट प्राइस ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। तो एक देश में एक किसी स्पेसिफाइड पीरियड में क्या सामान और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई जो उनका फाइनल प्राइस है वो जीडीपी हो गई। तो अगर सारे देश की जीडीपी को रैंक किया जाए तो इंडिया की जीडीपी फिफ्थ लार्जेस्ट है। ठीक है, और एक इसमें टर्म है परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है? एक आपको मान लो एक लिस्ट है सामान की, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। वही सेम सामान आपको इंडिया में खरीदना है और किसी एक दूसरे देश मान लो यूएस में खरीदना है। तो आपको इंडिया में कितने पैसे देने पड़ेंगे और यूएस में कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो इनका जो रेशियो है वो परचेजिंग पावर पैरिटी होता है। तो सारे देश की नॉमिनल जीडीपीज को अगर हम परचेजिंग पावर पैरिटी से एडजस्ट करके उनको हम कंपेयर करेंगे तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट पे आता है। ठीक है, टैक्स कलेक्शन। टैक्स कलेक्शन में इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट टैक्सेस जो आपका है वो ज़्यादा है इनडायरेक्ट टैक्सेस से। ये चीज़ याद रखो। दूसरा चीज़ इसमें क्या है, हाँ, जो पर्सनल इनकम टैक्स है ये आपका ज़्यादा आता है। ये आपका ज़्यादा आता है कॉरपोरेट इनकम टैक्स से। क्योंकि ये कभी कभी स्टेटमेंट्स ऐसे ना आ सकते हैं आपको एक स्टेटमेंट आ सकता है किसी क्वेश्चन में, तो ये याद रखना अच्छी बात है। बाकी ये आप देख सकते हो खुद से, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सा नहीं है। हाँ, डेट के लिए इंपॉर्टेंट ये है ये क्वेश्चन कभी कभी कि जो इंडिया का एक्सटर्नल डेट है उसमें यूएस डॉलर मेजर कंपोनेंट है। ठीक है, सो डॉलर डिनोमिनेटेड कुछ भी हो सकता है, एसडीआर बॉन्ड्स या कुछ भी है, वो डॉलर मेजर कंपोनेंट है एक्सटर्नल डेट में। अब आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी पे। तो मॉनेटरी पॉलिसी आपको पता होगा ना, एमपीसी होती है। एमपीसी पॉलिसी रेट डिसाइड करती है। पॉलिसी रेट मतलब रेपो रेट। ठीक है, पॉलिसी रेट डिसाइड करती है। अब पॉलिसी रेट से काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो हम पॉलिसी रेट को जब हम पढ़ते हैं, रेपो रेट को पढ़ते हैं, तो हम बात करते हैं एक्सपेंशनरी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी। तो एक्सपेंशनरी मतलब वो चेंजेस, मतलब रेपो रेट में वो चेंजेस जिसकी वजह से मार्केट में लिक्विडिटी बढ़े, मतलब मार्केट में पैसा बढ़ रहा है तो वो चेंजेस एक्सपेंशनरी है। अगर पैसा कम हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्शनरी है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। रेपो रेट होता क्या है? पहली बात, रेपो रेट आसान भाषा में अगर बैंक है जैसे मान ले एसबीआई, एसबीआई को पैसे बोरो कर रहे हैं आरबीआई से, तो जिस रेट पे आरबीआई एसबीआई को पैसा देगा वो आप समझ लो रेपो रेट है, आसान भाषा में। ठीक है, तो अगर ये रेट कम होगा, ठीक है, मान लेते हैं ये रेट कम है तो एसबीआई ज़्यादा पैसे बोरो करेगी। रेट कम है ना तो एसबीआई ज़्यादा पैसा बोरो करेगी। अब एसबीआई के पास ज़्यादा पैसा है तो एसबीआई ज़्यादा लोन देगी ना। अब ज़्यादा लोन देगी तो मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा है। तो वही है कि अगर रेपो रेट कम हुआ तो लिक्विडिटी पे क्या इम्पैक्ट आया? लिक्विडिटी बढ़ रही है। ठीक है, रेपो रेट कम हुआ तो लिक्विडिटी बढ़ रही है। लिक्विडिटी बढ़ रही है इसका मतलब क्या? यही तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी है। लिक्विडिटी बढ़ रही है तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? सीधी बात है ना। मान लो वही है, हम लोग बोलते हैं टू मच ऑफ मनी चेजिंग टू फ्यू ऑफ गुड्स। मतलब सबके पास 50-50 रुपए हैं, सबको एक सामान चाहिए, तो वो होगा ना कि भाई चलो मुझे 20 में दे दो, नहीं मुझे 30 में दे दो। तो वो जो चीज़ होती है कि सबके पास पैसे हैं तो सामान की प्राइस बढ़ेगी, तो वो इन्फ्लेशनरी होता है। कॉन्ट्रैक्शनरी इसका रिवर्स। अब रेपो रेट क्या हुआ? बढ़ गया। रेपो रेट बढ़ने से क्या होगा? अब अब जो बैंक्स बोरो कर रही थी आरबीआई से वो कम पैसे बोरो करेंगी। कम पैसे बोरो करेंगी तो कम लोन देंगी, और कम लोन देंगी तो वो क्या है? कॉन्ट्रैक्शनरी हो गया। ठीक है, ये होता है एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल्स। तो आरबीआई बेसिकली एक रेगुलेटर भी है ना,
ये रेगुलेट करता है बैंक्स को, मनी सप्लाई को, ठीक है। तो उसके पास एक क्वांटिटेटिव टूल होता है। क्वांटिटेटिव टूल मतलब यही रेपो रेट को कम ज़्यादा कर सकता है, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन परफॉर्म करता है आरबीआई, ठीक है। जो ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें क्वांटिटेटिव टूल्स में आती हैं। अब क्वालिटेटिव टूल्स क्या होगा? क्वालिटेटिव टूल्स मतलब बोल देगा किसी बैंक को कि भाई आपके का जो बैलेंस शीट है इसमें गड़बड़ी है, तो आप नई ब्रांचेस मत ओपन करो, आप अपने सीनियर ऑफिशियल्स की सैलरी मत दो, ऐसे बोल सकता है। या फिर ऐसे डायरेक्ट दे सकता है डायरेक्शन कि आप अगर मान लो आप गोल्ड लोन दे रहे हो तो आप उसमें मार्जिन रेशियो बढ़ा दो, ठीक है। तो ये सब जो होता है वो आता है क्वालिटेटिव टूल्स में, ठीक है। एक और टर्म यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन क्या होता है? अब सीधा इसका हिसाब ये है कि आपको पता है ना, जो इंडियन रुपी है ये क्या है? ये फिक्स फ्लोटिंग है। मतलब ये है कि आरबीआई वैसे इंटरफेयर नहीं करेगी रुपीस के प्राइस गिरने और बढ़ने में, पर ये ज़्यादा डिप्रिशिएट अप्रिशिएट ना हो इसके लिए आरबीआई रेगुलेट कर सकती है। तो ऐसा हुआ कि कुछ करेंसी एक्सचेंज रेट में ज़्यादा चेंज हो रहा है, पैसे लगातार, रुपए लगातार गिर रहे हैं, ठीक है, रुपया लगातार गिर रहा है। तो आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई नहीं चाहेगी कि रुपया ज़्यादा गिरे, मतलब उसको स्टेबिलिटी रखनी है ना ओवरऑल मार्केट में। तो अगर उसको स्टेबिलिटी रखनी है, उसे रुपया को ज़्यादा गिरने से बचाना है, उस केस में क्या करेगी? देखो ये सीधा हिसाब किताब आप याद रखना, जो भी करेंसी एक्सचेंज की जो भी बातें होती है ना, वो भी सीधा साधा वही मनी डिमांड एंड सप्लाई वाला गेम है कि अगर रुपया गिर रहा है तो रुपया का दाम बढ़ाना है, ठीक है, रुपया को बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे? रुपया की सप्लाई कम कर दो। मार्केट में रुपया कम रहेगा तो लोग रुपया का भाव बढ़ेगा, बस वही हिसाब किताब यहाँ पे है। तो आरबीआई को मार्केट से लिक्विडिटी कम करनी है, मतलब रुपया घटाना है, वो क्या करेगी? ओपन मार्केट ऑपरेशन परफॉर्म करेगी, और इस ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचेगी। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचेगी, लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेंगे, तो उन वो पैसे अपने आरबीआई को देंगे, अपने आप मार्केट से पैसा कम हो गया, पैसा कम हो गया तो ये रुपया बढ़ेगा, ठीक है। अब बात आती है, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड कौन करता है? तो वो होती है एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। 2016 में अमेंडमेंट होता है आरबीआई एक्ट में, और इससे हम बनाते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब इसका आप डिटेल में थोड़ा रिवाइज कर सकते हो, बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं बता देता हूँ आपको। इसमें टोटल 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई के साइड से, 3 गवर्नमेंट के साइड से। 3 आरबीआई की साइड से जो मेंबर होंगे उसमें एक गवर्नर तो होगा ही, प्लस एक डिप्टी गवर्नर होगा, और एक कोई ऑफिसर हो सकता है आरबीआई से। 3 गवर्नमेंट साइड से मेंबर्स होते हैं जो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ठीक है। अब इनको एक टारगेट मिलता है, एमपीसी को एक टारगेट मिलता है कि भाई आप मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह, क्वांटिटेटिव टूल्स वगैरह में ऐसे चेंज करके इन्फ्लेशन कुछ कुछ रेंज में रखो आप, ठीक है। तो गवर्नमेंट आरबीआई से कंसल्ट करके ये टारगेट देती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, गवर्नमेंट गिव टारगेट्स टू आरबीआई, गवर्नमेंट गिव टारगेट्स ऑन कंसल्टेशन विद आरबीआई, ठीक है। इट्स नॉट अदर वे राउंड, मतलब ऐसा नहीं कि आरबीआई डिसाइड करती है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है आरबीआई से कंसल्ट करके। एक्चुअली ये ऑप्शन आता है कभी कभी रिवर्स होके, तो इसलिए मैं इम्फेसिस कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है इन्फ्लेशन टारगेटिंग विद कंसल्टेशन विद आरबीआई, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 4% हम टारगेट रखते हैं, कि इन्फ्लेशन 4% का, अगर 4% के आसपास है तो ठीक है। तो गवर्नमेंट ऐसे डिसाइड करती है 4% प्लस माइनस 2%, जो कि टॉलरेंस बैंड है, मतलब 2 से 6% के बीच में अगर इन्फ्लेशन है तो ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी जो एमपीसी है वो यही टारगेट करेगी। और इसमें ये है कि जो एमपीसी है इनको साल में 4 बार मिलना ही है, ये इनका मैंडेट है। एटलीस्ट 4 बार इनको मिलना ही है, उससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं, जनरली 2-2 महीने पे मिलते हैं, पर इनको 4 बार साल में मिलना ही है। तीसरी बात इसमें ये है कि इसमें गवर्नर के पास कास्टिंग वोट होता है, ठीक है। एवरी मेंबर हैज़ अ वन वोट एंड गवर्नर गवर्नर हैज़ अ कास्टिंग वोट, बस ये इंपॉर्टेंट है स्टैटिक इन्फॉर्मेशन। बाकी अगला कॉन्सेप्ट है वीआरआर, मतलब वेरिएबल रेपो रेट। अब मैंने रेपो रेट आपको समझाया, बैंक को बोरो करना है आरबीआई से, कुछ रेट पे बोरो करेगी, ठीक है। अब बैंक ज़्यादा बोरो करेगी तो ज़्यादा लोन देगी, मार्केट में लोन पैसा ज़्यादा आएगा, ठीक है। पर मान लो कि किसी तरह से मार्केट में भी पैसा कम है, आरबीआई को और पैसे इंजेक्ट करने हैं, तो आरबीआई क्या करे कि बैंक उससे ज़्यादा लोन ले और ज़्यादा पैसा बांटे। तो इसके लिए आरबीआई क्या करेगी? इसने आरबीआई ने एक नया स्कीम निकाला, वेरिएबल रेपो रेट। वेरिएबल रेपो रेट मतलब कि
जो मार्केट में बैंक्स के बीच में जो इंटरेस्ट रेट है एक दूसरे को पैसा देने वाला, ठीक है, तो उससे डिसाइड होगा कि क्या रेट होगा। उस पे आरबीआई बैंक को खुद डायरेक्ट पैसे देंगी। वो रेट जनरली रेपो रेट से कम होता है, ठीक है। तो आरबीआई डिसाइड करती है कि हाँ इतने पैसे मेरे पास हैं जो मैं वीआरआर पे दूंगी। वीआर जनरली रेपो रेट से कम होगा तो बैंक कम, अब देखो एक तरीके से क्या हो गया, रेपो रेट कम हो गया ना, तो बैंक ज़्यादा पैसा लेगी और ज़्यादा पैसा बांटेगी, तो फिर आपका क्या होगा, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी। ये आपका होता है वीआरआर। बाकी हाँ, और पीएसएल, ये पीएसएल एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये तो ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंट इधर नहीं है, बस डायरेक्टली पीएसएल समझ लो आप क्या होता है। पीएसएल मतलब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो इसमें एक्चुअली ऐसे होता है कि आप सोचो ना कि बैंक्स हैं, ठीक है, बैंक्स हमेशा वैसे जगह लोन देगी ना जहाँ पे वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ले सके, जहाँ उनको श्योरिटी हो कि हाँ मैं पैसे दूंगी पैसे रिटर्न हो जाए। तो इससे जो अंडर सर्व पॉपुलेशन है, जो मार्जिनलाइज पॉपुलेशन है, रूरल रीजन जो है, वहाँ पे तो बैंक लोन देना नहीं चाहेगी, तो वहाँ का ग्रोथ कैसे होगा। तो गवर्नमेंट ये सब स्कीम लाती है पीएसएल। इसके थ्रू क्या होता है कि हाँ सारे जो बैंक्स हैं उनको कुछ मैंडेट है कि आपको भाई सारे लोन्स का इतना परसेंट देना ही देना है इन सेक्टर्स को, वही पीएसएल है। पीएसएल की डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। ये टेबल आपके बना हुआ है, इसमें क्या क्या सेक्टर्स हैं, जन एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी। अदर्स में ये होता है वीमेन हो गया, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो गए, ये लोग आते हैं अदर्स में, ठीक है। इन सब सेक्टर्स को जो भी गवर्नमेंट जो भी बैंक्स लोन देती हैं वो पीएसएल के अंतर्गत आता है। इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्या है, बस वही थोड़ा थोड़ा याद रखने वाली बात है कि सारी कमर्शियल बैंक्स, जो जो सारी कमर्शियल बैंक हैं और इवन फॉरेन बैंक्स जिनकी इंडिया इंडिया में 20 ब्रांच से ज़्यादा ब्रांचेस हैं, उनको 40% लोन पीएसएल देना पड़ता है। बाकी जो रीजनल रूरल बैंक्स, आरआरबी हो गया, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, या फिर कोऑपरेटिव बैंक हो गए, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, इन लोगों के लिए 75% है ये, ठीक है। इनको 75% देना पड़ता है प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग लेंडिंग में, बस, ठीक है। ये इंडिविजुअल परसेंटेज इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस मेजरली याद रखो 40% फॉर कमर्शियल बैंक। बाकी रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन सब के लिए कितना परसेंट, ये 75% होता है, ठीक है। बाकी और यहाँ पे हाँ एक चीज़ और होता है, प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट होता है, पीएसएलसी, ठीक है। ये एक्चुअली क्या होता है कि आप समझ लो जैसे कि कोई बैंक हो गई, अब वो ज़्यादा लोन दे रही है अर्बन रीजन में, कोई बैंक हो गई जैसे कोई ग्रामीण बैंक हो गया वो ज़्यादा लोन दे रही है रूरल रीजन में, तो वो पीएसएल नॉर्म कंप्लीट कर लेगी ना, वो 40% लोन तो दे ही देगी, रूरल रीजन में दे रही है, वो पीएसएल लोन के अंतर्गत आ रहा है। पर कोई बैंक, मान लो एक्सिस बैंक, उसका ज़्यादा अर्बन रीजन में है और वो पीएसएल का जो टारगेट है 40% वो कंप्लीट नहीं कर पा रही है, उस केस में उस पे पेनल्टी आएगी। तो पेनल्टी बचने के लिए वो लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, एक बैंक दूसरे बैंक से प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स खरीदते बेचते हैं, कुछ मार्केट वो लोग डिसाइड कर लेते हैं भाई कि हाँ ठीक है, आप मुझे ये सर्टिफिकेट दे दो, आपने 40% से जो भी एक्स्ट्रा किया है, मान लो किसी बैंक को 40% करना था, उसने 60% लोन पीएसएल लोन दे दिया, तो 20% एक्स्ट्रा है, ये 20% एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट ये एक्सिस बैंक को कुछ ज़्यादा पैसे लेके ये बेच सकती है, तो ये पीएसएलसी होता है। बस कॉन्सेप्ट है, याद रखना दिमाग में, कोई स्टेटमेंट आता है तो आप उसको हिसाब से करना। आगे है ये मीबॉर, कुछ इसमें खास बात नहीं है। बेसिकली ऐसे क्या था कि अभी कुछ साल पहले तक एक होता था लिबॉर, मतलब जो बैंक्स हैं आपस में किस रेट पे जो इमीडिएट फंड रिक्वायरमेंट है, कॉल मनी, ठीक है, ड्यूटी मनी, जो इमीडिएट पैसों को रिक्वायरमेंट होती है ना, जैसे आपको पता है कि बैंक को कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस आरबीआई के थ्रू, जैसे उनको दिखाना है सीआरआर इतना उनके पास है, एसएलआर इतना उनके पास है, तो उसके लिए अगर बैंक को पैसे चाहिए होंगे तो वो एक दूसरे बैंक आपस में ट्रेड करती हैं। तो वो जो रेट ऑफ ट्रेड है उन लोगों का वो डिसाइड होता था लिबॉर से, मतलब लंदन इंटर बैंक आउटराइट रेट लिबॉर था। पर कुछ टाइम पहले इसको ये डिफंक्ट हो गया, तो उसके बाद आरबीआई का इंस्ट्रक्शन था कि अब लिबॉर से हट के आप मल्टीपल कंट्रीज के जो एक्सचेंज रेट्स हैं उनको आप फॉलो करो, शिबॉर मीबॉर जो भी सब कुछ है, बस उसी में एक है मीबॉर। मीबॉर मतलब क्या, मुंबई इंटरबैंक आउटराइट रेट, बस। आप यही है लिबॉर मीबॉर का कंसेप्ट, मतलब शॉर्ट टर्म जो इंटरबैंक जो पैसे की लेन देन होती है उसका जो रेट होता है उसी को हम मीबॉर बोलते हैं। बाकी इसमें कुछ ऐसे काम का नहीं है। ये सब बहुत ही लो की ऑर्गेनाइजेशंस है, याद करना जरूरी नहीं है।
आरबीआई सरप्लस ट्रांसफ़र, ये भी बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बस इतना याद रखना चाहिए आपको कि आरबीआई के पास जो सरप्लस होता है, जो प्रॉफिट होता है, इसमें कुछ परसेंट आरबीआई किसको देती है? गवर्नमेंट को देती है। ठीक है, बस ये मैंडेट आपको याद रखो, और इससे ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। हाँ, एक चीज़ याद रखना ज़रूरत है, ये किसके थ्रू होता है, मतलब ये कैसे मैंडेट है? गौर आरबीआई सरप्लस में से कुछ प्रॉफिट गवर्नमेंट को देती है, ये आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग। बस इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। अब ये चीज़ पता होना चाहिए कि आरबीआई के इनकम और एक्सपेंडिचर में क्या आता है। आरबीआई की इनकम में क्या होगा? आरबीआई वही, जैसे आरबीआई करती है ना, जैसे इसने लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी हो गया या मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हो गया, सब चीज़ें वही है। बैंक को लोन देना, बैंक अपना पैसा डिपॉजिट किया आरबीआई के पास, उससे इंटरेस्ट मिल रहा है बैंक को, या बैंक आरबीआई से लोन ले रही है, तो उसमें बैंक इंटरेस्ट देगी आरबीआई को, तो वो एक तरीके से आपको क्या हो गया? वो आरबीआई का इनकम हो गया। दूसरा एक एक होता है कॉन्सेप्ट सीनियोराज। सेन्योराज स्पेलिंग गलत हो सकती है। सेन्योराज मतलब क्या होता है कि जैसे आरबीआई 10 रुपये का नोट प्रिंट कर रही है, ठीक है, इस 10 रुपये की नोट प्रिंट करने में आरबीआई का खर्चा कितना रुपये आएगा? कम पैसे आएंगे ना। तो मान लो उस आरबीआई कुछ खर्चा आता है 7 रुपये। अब 7 रुपये तो 3 रुपये तो आरबीआई के ऐसे बच रहे हैं ना, मतलब एक 10 रुपये की नोट पे, तो ऐसे आरबीआई के पास इनकम आएगा। तो इसको हम बोलते हैं सीनियोराज, ठीक है, तो इसको याद रखना, कॉन्सेप्ट टर्म है। बाकी इस तरह से ये आरबीआई की इनकम है। आरबीआई की एक्सपेंडिचर क्या है? एक्सपेंडिचर मतलब वही कि कुछ अलग अलग आरबीआई फंड बनाती है कुछ ही किसी सिचुएशंस में, अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस को के रिगार्डिंग, या फिर कभी कभी क्या होता है कि उनके स्टाफ्स हैं, उनकी ब्रांचेस हैं, उसके लिए फंड जो आरबीआई का एक्सपेंडिचर है वो आता है। उसके एक्सपेंडिचर साइड नॉर्मल है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा है नहीं। बाकी दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट। ट्रेंड ये रखो जो सरप्लस का, वो भी रैंडम है, कोई ऐसा इंक्रीजिंग ट्रेंड नहीं है। ठीक है, बस खत्म। वेज एंड मीन्स एडवांसेस, ये क्या है? वेज एंड मीन्स एडवांसेस मतलब जैसे चाहे यूनियन गवर्नमेंट है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे यूटी की गवर्नमेंट है, कभी कभी क्या होता है जैसे कि अब गवर्नमेंट भी बजटिंग करती है ना कि मुझे मेरा इतना पैसा मुझे एज ए रेवेन्यू मिलेगा, हम इतना पैसे खर्च कर रहे हैं। तो कभी कभी ये मिसमैच हो सकता है, टेम्पररी मिसमैच बिटवीन द एक्सपेंडिचर एंड द इनकम। तो गवर्नमेंट को भी तो लोन चाहिए ना। ये मिसमैच है कि भाई मुझे मुझे लगा था कि 3 महीने में इतना रेवेन्यू आ जाएगा, रेवेन्यू मतलब टैक्स कलेक्शन वगैरह जो भी आप समझो, 10 रुपये आ जाएगा, 10 रुपये आ जाएगा, मैं 2 रुपये लोन लूंगी मार्केट से, तो मेरे पास 12 रुपये होगा, हम 12 रुपये खर्च कर रहे हैं। अब मान लो क्या होता है कि गवर्नमेंट को पता लगा 8 ही रुपये मिला रेवेन्यू, मतलब 8 ही रुपये टैक्स कलेक्शन हुआ, तो अब गवर्नमेंट ने तो 12 रुपये खर्च करना है, तो गवर्नमेंट को 2 रुपये तो चाहिए होगा ना, और ये 2 रुपये गवर्नमेंट चाहेगी तो वेज एंड मीन्स एडवांसेस के अंतर्गत आरबीआई से ले सकती है। ठीक है, वो होता है वेज एंड मीन्स एडवांसेस। ये सबके लिए, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूटी गवर्नमेंट, सबके लिए होता है। बस बाकी और कुछ खास इधर नहीं है। बाकी और सब नॉर्मल इन्फॉर्मेशन, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी, ज़रूरत नहीं है, ये सब बहुत ही लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी क्रेडिट डिपॉजिट क्या होता है? क्रेडिट डिपॉजिट मतलब सिंपल सा टर्म है, बस याद रखना। मतलब आपको बैंक को मान लो 100 रुपये डिपॉजिट में मिले, ठीक है, अब इसका कितना परसेंट बैंक लोन दे सकती है, ठीक है, वो आपको हो जाता है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, द परसेंटेज ऑफ लोन बैंक हैज इश्यूड टू इट्स टोटल डिपॉजिट। तो वही है, 100 रुपये मिला तो 100 रुपये का कितना परसेंट, मान लो 75% अलाउड है, तो मतलब 100 रुपये का 75% मतलब 75 रुपये तक बैंक लोन में बांट देती है। आप समझ सकते हो कि इस पूरा का पूरा लोन में क्यों नहीं बांट सकती, क्योंकि भाई बैंक के भी खर्चे हैं, उसके बाद आपको आ, किसी ने पैसा जमा किया, वो आपसे लेने भी तो आ सकता है। तो वो सब चीज़ों को देखते हुए एक सर्टेन परसेंटेज है जो आप लोन में दे सकते हो, उसी को हम बोलते हैं क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। बस इतना ही जानना है, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, इसमें सिर्फ ये जानना है कि ये आरबीआई द्वारा आता है, बस आरबीआई द्वारा ये फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स डिक्लेयर होता है, बात खत्म। इससे ज़्यादा कुछ भी इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स बाई आरबीआई। इंटीग्रेटेड अम्बुड्समैन स्कीम, ये थोड़ी सी पुरानी है, मतलब कंटेम्प्रेरी है, 2 साल 3 साल पहले की बात है जब ये इंटीग्रेटेड अम्बुड्समैन स्कीम आई थी। इसके थ्रू क्या था ना कि जैसे कि आरबीआई एक्ट हो गया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हो गया, या फिर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट हो गया,
इनका ये जो अलग अलग एक्ट है, तो इनको ये एक्ट फॉलो हो, मतलब कस्टमर्स को कोई दिक्कत ना आए। अगर इनके थ्रू दिक्कत आएगा तो रिजोल्यूशन के लिए कोई होना चाहिए ना आरबीआई के साइड से। तो वो उनको बोलते हैं एम्बुड्समैन। एम्बुड्समैन मतलब जो आपकी समस्याओं को सुने, उसका रिजोल्यूशन प्रोवाइड करे। तो इन्होंने लाया इंटीग्रेटेड एम्बुड्समैन। इंटीग्रेटेड एम्बुड्समैन मतलब चाहे आपका यूपीआई वाला पेमेंट फेलियर हो, बैंक से पेमेंट फेलियर हो, किसी के थ्रू पेमेंट फेलियर हो रहा है, कोई इशू आ रहा है, कोई ग्रीवांस आपके पास है, तो आपके पास एक इंसान है इंटीग्रेटेड एम्बुड्समैन। वो सारे प्रॉब्लम्स का रिजोल्यूशन आपको देगा सर्टेन डेज में। बस वो होता है इंटीग्रेटेड एम्बुड्समैन। इसमें बाकी और काम, ये आपको पता होना चाहिए, बाकी और इसमें काम का कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। और इसमें काम का कुछ भी नहीं है, बस दैट्स व्हाट यू शुड नो व्हाट इज एम्बुड्समैन, बस। हाँ, अब अगला आता है आपके पास ओमनी बस फ्रेमवर्क। ये टर्म याद रखना, मान लो ऐसे कभी आ जाता है किसी क्वेश्चन में, तो याद रखना ओमनी बस फ्रेमवर्क क्या होता है। देखो, ओमनी बस फ्रेमवर्क एक्चुअली ये रिलेटेड है एसआरओ से, सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले जानना चाहिए कि एसआरओ क्या है। तो डिफरेंट सेक्टर्स है ना, जैसे मीडिया एक सेक्टर हो गया, या फिर डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म एक सेक्टर हो गया, ठीक है। तो ये सारे सेक्टर्स हैं, तो इन सेक्टर्स में बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो हों, इनका अच्छे से रेगुलेशन होता रहे, इनमें ट्रांसपेरेंसी रहे, अकाउंटेबिलिटी रहे। तो ये सब इंश्योर करने के लिए ज़रूरी नहीं है ना कि गवर्नमेंट अलग अलग बॉडी बनाए। सेक्टर से खुद आ सकते हैं ना, मतलब सेक्टर्स के जो लीडर्स हैं, ठीक है। मान लो मीडिया इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट चैनल्स हैं, जो उनके लीडर्स हैं, वो एक साथ मिल के कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए, और वो रेगुलेट करे कि हाँ भाई, ऐसी चीज़ें, ये स्टैंडर्ड हमें फॉलो करना है। तो वो होती हैं सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो किसी सेक्टर स्पेसिफिक होती हैं, ठीक है। हर सेक्टर की अपने एसआरओज होती हैं। तो एसआरओ से रिलेटेड होता है ओमनीबस फ्रेमवर्क। मतलब अगर किसी सेक्टर में कोई एसआरओ ऑर्गेनाइजेशन आती है, तो उनका क्या रिक्वायरमेंट होगा, उनको कैसे कैसे काम करना है, ये सब आता है ओमनीबस फ्रेमवर्क में। बस इतना याद रखना जरूरी है, ओमनीबस फ्रेमवर्क किससे रिलेटेड है, एसआरओ से। एसआरओ क्या होता है, सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स इट। अब कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सल बैंक का, तो बस पता होना चाहिए यूनिवर्सल बैंक होता क्या है। तो बैंक से आप क्या समझते हो, वही जो लोन देता है, जहाँ पैसे डिपॉजिट करते हो, पैसे निकालते हो, वो बैंक है। अब पता लगा बैंक क्या है, बैंक म्यूचुअल फंड्स बेच रहा है, जैसे एसबीआई का होता है ना, एसबीआई का म्यूचुअल फंड है। फिर बैंक पता लगा इंश्योरेंस भी बेच रहा है, तो ये बैंकिंग के साथ साथ ये भी चीज़ें कर रहा है, इंश्योरेंस भी है, शेयर मार्केट में भी है, तो उसको क्यों बोलते हैं यूनिवर्सल बैंक्स। बस वो जानने वाली चीज़ें हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि एसएफ जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वो भी अगर चाहें तो यूनियन बैंक, यूनिवर्सल बैंक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये चेंजेस आया, पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि यूनिवर्सल बैंक क्या होता है, आप उसको जानो। इससे ज़्यादा और कुछ भी, ये कितना ऐसे स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए क्या क्राइटेरिया वगैरह है, इंपॉर्टेंट नहीं है ना। बात आती है कोऑपरेटिव बैंक्स पे। तो एक बार थोड़ा समझना, कोऑपरेटिव बैंक्स, एक्चुअली कोऑपरेटिव बैंक्स बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, पर वही है, अच्छी चीज़ें चलती कहाँ हैं। तो कोऑपरेटिव बैंक्स के साथ क्या दिक्कत, ये है कि पहले कोऑपरेटिव बैंक का कॉन्सेप्ट सिंपल सा ये है कि लोग एक साथ आए, अपने पैसे हैं उसको मोबिलाइज किया कि हाँ ठीक है, हम इतने पैसे दे रहे हैं, अब इस पैसों का हम आपस में, जैसे कि 10 लोग साथ मिलके अपने सारे पैसे हमने दिए। अब मतलब किसी को हो सकता है अभी ज़रूरत हो, तो ये सारे पैसे वो यूज़ कर रहा है, कभी मान लो किसी दूसरे को ज़रूरत है, तो वो सारे पैसे दूसरे इंसान यूज कर रहा है। तो वो वाला कॉन्सेप्ट था कोऑपरेटिव का। एक कुछ लोग साथ मिलके कुछ पैसे मोबिलाइज करके वो एक बैंक की तरह ऑपरेट कर रहे हैं, एक दूसरे को पैसे दे रहे हैं, वो था कोऑपरेटिव। उसमें बहुत ही वो डेमोक्रेसी थी, वन पर्सन वन वोट वाला सिस्टम वगैरह सब कुछ था, ठीक है। तो ये एक्चुअली आरबीआई से रेगुलेट नहीं होती थी, पर अभी बीच में बहुत सारी इश्यूज आई जो कोऑपरेटिव बैंक से ना पता चला, इनमें बहुत हाई लेवल का करप्शन हो रहा है। मतलब तो उसके लिए तो कोऑपरेटिव बैंक डिवाइडेड होती है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। तो रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स तो छोटे छोटे होती हैं, मतलब जैसे आपने सुना होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, या पैक्स, जो लोग बिहार से होंगे वो उन्होंने नाम सुना होगा, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, पैक्स वगैरह। ये आती हैं रूरल कोऑपरेटिव्स में। अर्बन कोऑपरेटिव्स में जो मेजर मेजर बैंक है, मेजर कोऑपरेटिव बैंक्स है, वो आती है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में। तो अभी रिसेंटली अराउंड 2020 में आरबीआई ने एक्चुअली चेंज किया जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, उसने उसमें अमेंडमेंट करा। और पहले जो जो कोऑपरेटिव्स होती थी ना, इनको आरबीआई रेगुलेट ही नहीं करता था, इनको रेगुलेट करते थे नाबार्ड, ठीक है, बैंक्स आरबीआई के साइड से। और इनका जो मैनेजमेंट वगैरह रेगुलेट होता था, वो होता था
कोऑपरेटिव बैंक्स के जो स्टेट रजिस्ट्रार से, स्टेट गवर्नमेंट का जो रजिस्ट्रार होता है ना, वो रेगुलेट करता था कोऑपरेटिव बैंक को। पर बीच में इतना सारा करप्शन का केस आया, तो आरबीआई ने क्या किया कि अब जो अर्बन कोऑपरेटिव्स हैं, इनका रेगुलेशन आरबीआई डायरेक्ट करता है। ये चेंजेस हैं, तो याद रखना, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को रेगुलेट आरबीआई डायरेक्ट करता है। पहले नाबार्ड और स्टेट रजिस्ट्रार करते थे, पर अब आरबीआई डायरेक्ट करता है। बाकी और कुछ ध्यान, कुछ इंपॉर्टेंट इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। बस इतना चीज़ आप याद रखो। बाकी मैंने बता ही दिया, रूरल कोऑपरेटिव, अर्बन कोऑपरेटिव्स, कैटेगराइजेशन ऑफ यूसीबीज, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एन यू सी डी, सी एफ डी सी बहुत लो की ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखने का कोई पॉइंट नहीं है। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, पीसीए, पीसीए क्या होता है कि ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है आरबीआई का। तो आरबीआई क्या करता है कि जैसे जो बैंक्स हैं जो अच्छे से बैलेंस शीट वगैरह मेंटेन नहीं कर रही हैं, या फिर बहुत ही रेकलेस लोनिंग कर रही हैं, मतलब जहाँ पे लोन डिफ़ॉल्ट आ रहा है फिर भी लोन दिए जा रहे हैं, जिनका एनपीए बहुत बढ़ रहा है, तो बैंक आरबीआई ना उनको पीसीए के अंदर डाल देती है। तो इसके अंतर्गत क्या होगा, जैसे कि आप नए ब्रांचेस नहीं खोल सकते, आप एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव्स को आप सैलरी नहीं देंगे जब तक आपकी बैंक प्रॉफिट नहीं करती है। तो ये सब कुछ पीसीए नॉर्म्स होती हैं जो आरबीआई डिसाइड करता है, कुछ बैंक्स को इसके अंदर पुट कर देता है, मतलब कुछ ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होगा उन बैंक को, ठीक है। वो होता है पीसीए राम, पीसीए नॉर्म्स। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था कि अभी जैसे मैंने बताया ना, यूसीबी अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, पहले नाबार्ड के अंतर्गत थी, अब ये डायरेक्टली आरबीआई रेगुलेट करता है इनको। तो अब डायरेक्टली आरबीआई रेगुलेट कर रहा है, तो वही अब पीसीए वगैरह एप्लीकेबल होंगी यूसीबी पे भी, यूनियन कोऑपरेटिव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पे भी। बस इतना चीज़ याद रखना है। बाकी यहाँ से तो कुछ खास ऐसे नहीं है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन क्या होता है, वही जो अंडर सर्व्ड सेक्शन है, ठीक है। वो मतलब रूरल रीजन्स, या फिर कोई कोई कम्युनिटी, कोई सेक्शन जिनको अच्छे से लोन वगैरह नहीं मिल पा रहा है, तो उनको स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन विदाउट कोलेट्रल, ठीक है, उसको बोलते हैं माइक्रो फाइनेंस। जैसे मुद्रा लोन के बारे में हम पढ़ते हैं, तो वही होता है, माइक्रो फाइनेंस होता है। तो बस माइक्रो फाइनेंस क्या होता है आप उसको याद रखना, माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो क्रेडिट क्या होता है पता रखो। बाकी एक सेवा बैंक एक्चुअली बड़ा पॉपुलर है, इसको हम बोलते हैं कि फर्स्ट 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 माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, इसको सेवा बैंक को बोलते हैं। इसी से एक थी, एक फेमस लेडी है ईला भट्ट, मेजर कंट्रीब्यूशन इन द सेवा बैंक, ठीक है। बाकी और इधर कुछ काम का ऐसा नहीं है, बस माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन आपको पता होना चाहिए, ख़त्म। बाकी आ, इसमें भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी याद रखने जैसा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे नहीं है, कुछ होगा तो मैं कवर कर लूँगा। अब आता है एनबीएफसी। एनबीएफसी क्या होता है, ठीक है। एक होता है बैंक, बैंकिंग कंपनीज, ये होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। मतलब वो कंपनीज जो तो बैंक नहीं है, मतलब वो ऐसे पब्लिक से पैसे मतलब डिपॉजिट नहीं ले रही हैं, ना ही लोन बांट रही हैं, पर वो फाइनेंसेस में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। मतलब वो उनका कुछ फाइनेंशियल नेचर है, पर वो बैंक्स नहीं है, तो उनको बोलते हैं हम एनबीएफसीज, ठीक है। एनबीएफसी की बहुत कैटेगरी होती है कि एनबीएफसी कुछ होती हैं जो कि पब्लिक से पैसे एक्सेप्ट करती हैं, पर वो होता है टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट नहीं होगा। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, अब जैसे मैं गया बैंक में, आज 500 रुपये जमा किया, तो मैं कल जाके निकाल भी सकता हूँ ना। टाइम डिपॉजिट क्या होता है कि मैं आज पैसे जमा कर रहा हूँ, तो मैं 3 साल बाद ही निकालूंगा, तो वो टाइम डिपॉजिट होता है। तो एनबीएफसी को कई टाइप की होती है एनबीएफसी, एनडी मतलब एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग, एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग, तो अलग अलग टाइप की एनबीएफसी होती हैं, ठीक है। अब इससे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन होता है डी आई सी जी सी। डी आई सी जी सी बेसिकली क्या होता है, ये एक तरीके से इंश्योरेंस है। आप बैंक में पैसे जमा करते हो, मान लो बैंक भाग गई, वो बैंक बैंकरप्ट हो गई, तो आपके 5 लाख तक जो रुपए होंगे ना बैंक में, वो इंश्योर्ड है। मतलब डी आई सी जी सी वो आपको उतने 5 लाख तक जो भी आपका डिपॉजिट है वो आपको वापस मिल सकता है। पर आपके पैसे अगर एन बी एफ सीज में है तो ऐसी बैकिंग वगैरह नहीं होती कुछ भी, ठीक है। तो वही है, रूल रेगुलेशन थोड़ा रिलैक्स होता है एन बी एफ सीज के लिए, ठीक।
बस ये आपको याद रखो, बाकी यहाँ पे कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। पी टू पी लेंडिंग क्या होता है? अनदर टर्म है। पी टू पी मतलब पीयर टू पीयर लेंडिंग। जैसे आप लोग, कुछ लोग क्रेडिट मिंट यूज करते होंगे, या फिर कुछ लोग ईटी मनी यूज करते होंगे। उसमें होता है ना कि हाँ भाई, मैं कुछ पैसे डाल रहा हूँ, ये पैसे हैं, क्रेडिट मिंट दे रहा है किसी दूसरे इंसान को। ठीक है, तो मेरे पैसे किसी दूसरे इंसान को जा रहे हैं, मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट लेंडिंग हो रही है एक दूसरे से। तो वो होती है पीयर टू पीयर लेंडिंग। एनपीए क्या होता है? एनपीए मतलब वही, बैंक लोन देती है, तो अगर कोई लोन 90 दिन मतलब 3 महीने से ज़्यादा ड्यू रह गया, मतलब इंटरेस्ट रेट वगैरह इस लोन रिपेमेंट नहीं हो रहा है 3 महीने से ज़्यादा, तो उन लोन को हम बोलते हैं एनपीए। बस यही कॉन्सेप्ट है एनपीए का। बाकी यहाँ पे एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि एफएसआर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये आरबीआई की एक फ्लैगशिप रिपोर्ट है जो बाई एनुअली आती है, मतलब साल में 2 बार आती है। ठीक है, एफएसआर ये याद रखने वाली बात है। बाकी और यहाँ पे कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। एनपीए क्या होता है हमने डिस्कस कर ही लिया। ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल, ऐसे तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इसके मेंबर्स काफ़ी हाई फाई लोग हैं। मतलब फाइनेंस मिनिस्टर हो गई, साथ में जो भी है आईआरडीएआई हो गया, आरबीआई हो गया, सबके जो इम्पोर्टेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है ना इंडिया की फाइनेंस सेक्टर में, इनके जो हेड होते हैं वो भी इस कमेटी के पार्ट होते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल थोड़ा पावरफुल काउंसिल है ये। बस बाकी ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। नाउ अब देखो, एनपीए हुआ, तो एनपीए को रिड्यूस करने के क्या क्या टेक्निक्स हैं, क्या क्या लॉज हैं। तो एक बहुत फेमस है सारफेसी एक्ट 2002। तो सारफेसी एक्ट बस याद रखना, सारफेसी एक्ट में क्या होता है? सारफेसी एक्ट में जो कोलेटरल वाले लोन होते हैं, ठीक है, तो सारफेसी एक्ट के अंतर्गत कुछ होता है कि अगर आप कुछ महीनों में, मान लो 6 महीनों में अगर आप लोन रिपेमेंट नहीं करते हैं, तो बैंक्स आपके कोलेट्रल पे अपना क्लेम कर सकती है। तो आपको, आपके पास ऑप्शन क्या रहेगा फिर? अगर आप ऐसा करते हो तो आप डायरेक्टली सिर्फ कोर्ट को रीच आउट करोगे, आपका वहाँ पे उस प्रॉपर्टी पे क्लेम खत्म हो जाएगा। तो वो होता था सारफेसी एक्ट 2002 में आया था, पर अब उतना इफेक्टिव हुआ नहीं। तो हमने 2016 में लाया आईबीसी। ठीक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। तो इसमें टाइम बाउंड मैनर में कि हाँ भाई, 180 दिन में या फिर 330 दिन में, कि जो भी जो डिफ़ॉल्ट कर रहा है लोन, उनको कुछ ना कुछ रिजोल्यूशन करना ही है। तो ये सब तरीका है एनपीए को कम करने का। इम्पॉर्टेंट ये है, बाकी और यहाँ पे कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। एक टर्म आ रहा है को लेंडिंग। को लेंडिंग याद रखो कि बैंक लेंडिंग करती है। अब मैंने बताया आपको, जो एनबीएफसी, कुछ एनबीएफसी हैं वो भी लेंडिंग करती हैं। अगर ये दोनों साथ मिलके लेंडिंग करें तो इसमें क्या होगा? जो रिस्क है, डिफ़ॉल्ट का रिस्क है कि बार पैसा ना दे, ये डिवाइड भी हो जाएगा, और ज़्यादा अमाउंट भी तो रहेगा लोन देने के लिए। तो इसी को बोलते हैं को लेंडिंग। वन बैंक्स एंड एनबीएफसी आर लोनिंग टुगेदर। विलफुल डिफॉल्टर्स मतलब कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। विलफुल डिफॉल्टर मतलब वो लोग जिनके पास कैपेसिटी है लोन रिपेमेंट करने का, पर रिपेमेंट नहीं कर रहे हैं। विजय माल्या जैसे लोग देश छोड़ के भाग गए, तो वैसे वाली बातें हैं। ठीक है। और इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट, ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट क्या होता है कि जैसे देखो, जैसे जो बड़े बड़े लोग हैं, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स हैं, अब उनको लोन दे रहे हैं, उनको मल्टीपल लोग लोन दे रहे हैं ना, तो जो उनका जो एसेट है, ठीक है, उनके पास जो भी चीज़ें हैं, अगर वो लोग बैंकरप्ट होते हैं, मान लो लोन देने के बाद वो इंसान लोन लेके बैंकरप्ट हो गया, तो उनके पास जो एसेट है, अब उस एसेट पे मल्टीपल लोग क्लेम करेंगे ना कि हाँ भाई ये मेरा है, मैंने लोन दिया था, मैंने लोन दिया था, मैंने लोन दिया था। तो अगर इन क्रेडिटर्स के बीच में कुछ अरेंजमेंट हो जाए कि भाई ठीक है, इनके सारे एसेट्स पे 20% मेरा, 20% तेरा, 20% इनका, जो ये अरेंजमेंट है, ये इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट हो गया बस। ठीक है, कोलेट्रल्स पे लेंडर्स का आपस में अरेंजमेंट जो होता है वो हो गया इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट। पर बहुत ही लेस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। हाँ, आ गया आईबीसी, इम्पॉर्टेंट है। आईबीसी है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। इसके अंतर्गत क्या होता है? कॉरपोरेट या फिर इंडिविजुअल्स जो भी हो, डजेंट मैटर, दोनों के लिए अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हो लोन में, लोन का अमाउंट थोड़ा बड़ा होता है इसमें, ठीक है, अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हो तो उसका रिजोल्यूशन कैसे होगा, उसके बारे में ये आया था। तो पहली बात याद रखना क्या है कि ये इंडिविजुअल्स और कॉरपोरेट सबके दोनों के लिए होता है। ठीक है, तो इंडिविजुअल्स के लिए क्या होता है
इसके लिए होता है डीआरटी करके बॉडी होती है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। तो अगर इंडिविजुअल डिफ़ॉल्ट करते हैं तो केसेस जाएंगे डीआरटी में। डीआरटी के रिजोल्यूशन पे अगर मुझे आपत्ति है, मैंने लोन डिफ़ॉल्ट किया, मेरा केस गया डीआरटी पे, बैंक में ने केस फाइल किया डीआरटी में। डीआरटी में हुआ कि मुझे इतने पैसे देने हैं, अब मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ डिसीजन से, तो मैं अपील कर सकता हूँ किस पे, डीआरएटी, डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल। सिमिलरली कॉर्पोरेट के लिए क्या प्रोसीजर है, इनके लिए होता है एनसीएलटी। ठीक है, इनके लिए होता है एनसीएलटी। और अगर कॉर्पोरेट सेटिस्फाइड नहीं है एनसीएलटी से तो होता है इनके लिए एनसीएलएटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, नेशनल एनसीएलटी का फुल फॉर्म नीचे होगा अपने पास। हाँ, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है, एनसीएलटी एंड एनसीएलएटी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये होता है कि थोड़ा सा मैं समझाता हूँ आईबीसी एक्चुअली है क्या। आईबीसी मतलब कि टाइम बाउंड मैनर में अ, जो लोन है उसको रिकवरी रिजोल्यूशन, मतलब एग्जांपल देता हूँ, बाइजूस का भी केस चल रहा है। ठीक है, बाइजू ने बैंक्रप्सी फाइल करी। ठीक है, तो दो टर्म्स यहाँ पे, पहले समझते हैं इंसॉल्वेंसी क्या होती है। इंसॉल्वेंसी मतलब ये है कि मेरे ऊपर लोन जो हो गया वो मेरे एसेट्स और मेरे इनकम से ज़्यादा है, तो इसका मतलब सीधी बात है कि मैं इसको पे ही नहीं कर पाऊंगा। तो अगर मैं इंसॉल्वेंट हो गया तो बैंक्स मेरे ऊपर केस करेंगी अपना लोन रिकवर करने के लिए। तो उस केस को हम बोलते हैं, उस लीगल प्रोसीजर को हम बोलते हैं बैंक्रप्सी। ये क्लियर हुआ। तो अब इस पे रूल आया आईबीसी, जैसे बाइजूस, अब बाइजू यूज कर सकता है आईबीसी, मतलब यूज कर रहा है। तो इसमें एक्चुअली क्या होगा कि जो आपके क्रेडिटर्स है जिनसे आपने लोन लिया वो आपके अगेंस्ट ये आईबीसी का जब ये केस फाइल करेंगे तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स ये रिक्रूट होता है। अब ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल क्या होगा कि क्रेडिटर और जो डेटर है दोनों के साथ बैठ के एक एक प्लान प्रिपेयर करेगा कि हाँ भाई, इतने एसेट हैं और इसको ऐसे बेच के ऐसे पैसे रिकवर करो, या फिर अभी बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हो क्या आप, अगर आप इतना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, अगर आपको कुछ और पैसे मिल जाएं तो वो मतलब आपस में डिस्कस करके एक प्लान डिसाइड होता है। ठीक है, तो वही उसके थ्रू रिकवरी होती है लोन की। तो बस वही है आईबीसी कोड में। इन पे इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें टाइम बाउंड मैनर में होता है कि हाँ भाई, 180 दिन में करना है, एक्सेप्शनल केसेस में 330 दिन में ख़त्म करना ही करना है। ठीक है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी में। इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी में क्या है, 180 दिन में ख़त्म करना है बस। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म बीच में आया था, इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म आया था प्री पैक्ड। ठीक है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म आया था प्री पैक्ड, और वो तो सीआईआरपी होता ही है, मतलब कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन। ठीक है, ये एक्चुअली था ये एक्चुअली था एमएसएमई के लिए। एमएसएमई मतलब क्या होता है, जो मीडियम 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 एमएसएमई का फुल फॉर्म ही मैं भूल जा रहा हूँ। ठीक है, तो जो एमएसएमईज हैं, तो एमएसएमई को क्या है कि उनको छोटी छोटी कंपनीज है, वो छोटी छोटी कंपनी बोलना सही नहीं, छोटी छोटी बिजनेस यूनिट्स हैं। ठीक है, तो उनको उनका बिजनेस मान लो किसी तरीके से उन्होंने लोन लिया, उनका डिफॉल्ट हो रहा है, तो उस केस में भाई जल्दी से जल्दी उनको रिजोल्यूशन करना है इसका, क्योंकि उनका नेम फेम खराब हो रहा है। अब वो रिजोल्यूशन नहीं करेंगे तो वो नया बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पा रहे, उनको नया लोन नहीं मिल पा रहा है, उनका इमेज खराब हो रहा है मार्केट में। तो उनकी सहूलियत के लिए बैंक गवर्नमेंट ने क्या किया, एक ये स्कीम लाया, प्री पैक्ड सीआईआरपी। ठीक है, प्री पैकेज्ड सीआईआरपी। सीआईआरपी मतलब वही जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। ठीक है, जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस मतलब कि अब इनकी इंसॉल्वेंसी हो गई, इनको रिजॉल्व करना है जल्दी से जल्दी, तो एक प्री पैकेज प्रोसेस आया। ये सिर्फ अवेलेबल है एमएसएमई के लिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें बस यही हैं। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या होता है, कुछ नहीं, मतलब बिना इसमें पहले जनरली जो इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है क्रेडिटर द्वारा, मतलब मैंने पैसे दिए हैं, मेरे पैसे डूब रहे हैं ना, तो मैं प्रोसेस स्टार्ट करूंगा। पर प्री पैकेज में क्या होगा, एमएसएमई चाहे खुद डिक्लेयर कर दे भाई मैं बैंकरप्ट हो गया हूँ, मैं फाइल कर रहा हूँ आईबीसी,
मैं फाइल कर रहा हूँ CIRP, मतलब CIRP मतलब वही कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसीजर, ठीक है, रिजोल्यूशन प्रोसेस। तो इसके तहत 120 दिन के अंदर में इनके जो भी लोन्स वगैरह हैं उनको फाइनल करके इसको केस को ख़त्म कर दिया जाएगा, ताकि ये भाई MSME को टाइम मिले, ये नया बिजनेस स्टार्ट कर सके, क्योंकि MSME इंडियन इंडियन मैन्युफैक्चरिंग में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ज़्यादा वर्कफोर्स MSME में इन्वॉल्व है, इसलिए उनको कुछ सहूलियत देने के लिए गवर्नमेंट की स्कीम थी। बाकी और कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट है नहीं। NCLT हम समझ गए, ठीक है, NCLT DRT ये सब हमने समझ रखा है ऊपर ही, और कुछ भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एक बॉडी आती है IBC में, IBBI, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड। अब इनका क्या काम होता है? इनका काम वही, जैसे मैंने एक टर्म यूज किया था ना, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, मतलब कि अब कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई है, उसको रिजोल्यूशन करना है, तो उस केस में इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट होते हैं। तो इनसे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की के लिए कुछ ट्रेनिंग होती होगी, कुछ स्टैंडर्ड होता होगा, तो वो सब डिसाइड करने का काम इनका है, IBBI का, ठीक है। हाँ, ये प्री पैकेज वाली मैं बात कर रहा था ना, प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, ये इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये सिर्फ अवेलेबल होता है MSME के लिए, और इसमें MSME मतलब डेटर खुद प्रोसेस इनिशिएट कर सकता है, और तीसरा चीज़ इंपॉर्टेंट है, 120 दिन में प्रोसेस को ख़त्म कर देंगे। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, ARC मतलब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, ठीक है, दो होती हैं एक्चुअली, ARC और AMC, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अब इसमें क्या होता है, वही हमने पढ़ा था ना, सारफेसी एक्ट के अंदर बैंक चाहे तो कोलेट्रल पे अपना क्लेम कर सकती है, मतलब आपने लोन नहीं दिया, मैंने अपने कोलेट्रल, आपके कोलेट्रल को मैंने ले लिया, बैंक ने कोलेट्रल ले लिया। अब बैंक के पास ना ही ये एक्सपर्टीज़ है, ना ही इनके पास टाइम है कि ये जाके आपकी प्रॉपर्टीज़ को बेचेंगे और फिर वहाँ से पैसा मिलेगा। तो उसके अलग अलग कंपनीज आती हैं, ARC कंपनी बोलते हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। वो क्या करती हैं कि ये जो बैड लोन्स हैं, मतलब ये जो जो कोलेट्रल बैंक के का हो गया, तो ये बैंक से कोलेट्रल खरीद लेंगी, और फिर ये मार्केट में बेच के बैंक को पैसा धीरे धीरे रिकवर, बैंक को पैसा दे देती हैं, ठीक है। ये कुछ पैसे चार्ज करती हैं एज ए फी के रूप में, बस वही काम होता है ARC का। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट ये चीज़ें हैं कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को मैक्सिमम 8 साल में बेच के पैसे वापस करने ही हैं बैंक को, ठीक है। और दूसरा चीज़ ये होता है, अब ऐसा नहीं है कि भाई ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो पता लगा SBI का के पास बहुत कोलेट्रल, इन्होंने बहुत NPA थे, NPA से इनको कोलेट्रल मिला, अब ये सारे कोलेट्रल अगर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी खरीद लेती है तो इनको तुरंत पैसे नहीं देगी ना, इस कंपनी को भी तो पैसे चाहिए। तो ये बेसिकली इनको रिसिप्ट देती है कि भाई ये पकड़ो, मैं आपके एसेट को बेचूंगा, तो आप धीरे धीरे रिडीम कर लेना मुझसे, ठीक है, बस। और कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, यही चीज़ मैं बता रहा था आपको भी। बाकी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी हो गया, 8 साल में इनको देना होता है, बाकी और कुछ भी नहीं है, सब मैंने कवर कर लिया। यहाँ पे कैसे बनती हैं, क्या क्राइटेरिया है, नॉट इम्पॉर्टेंट। अदर रिसेंट चेंजेस में नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। हाउस होल्ड सेविंग क्या होती है? हाउस होल्ड सेविंग मतलब क्या, वही है, मुझे पैसे मिल रहे हैं, 100 रुपये सैलरी मिल रही है, मैं 80 रुपये में खा के घर का खर्च चला रहा हूँ, 20 रुपये मुझे बच रहे हैं, वही हाउस होल्ड सेविंग है, बस। हाउस होल्ड सेविंग एक्चुअली इन्फॉर्मेशन के लिए मेजर सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है, मेजर सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है। कैसे? सेविंग्स हम कहाँ रखते हैं? बैंक में, बैंक देती है लोन, ठीक है। तो वही यहाँ बोल रहा है कि गवर्नमेंट हाउस होल्ड सेविंग्स विल बी द टॉप नेट लेंडर टू द इकोनॉमी। इसका ट्रेंड क्या है? वही फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड है, बढ़ता घटता है, कुछ कंसिस्टेंट ट्रेंड नहीं है, खत्म। चलिए आ गए हम दूसरे पिलर पे, फाइनेंस एंड टैक्सेशन। अब इसके बारे में बात करते हैं। पहले तो GST पता ही है, 2016 गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। अब GST के अंतर्गत आप ये चीज़ें याद रखना, वही है 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 2016। इसके थ्रू क्या हुआ कि जो डिफरेंट टाइप के टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस थे किसी प्रोडक्ट्स पे, उसको हमने सब्स्यूम कर दिया, एक साथ मिला के एक इंटीग्रेटेड टैक्स आई GST, बस। ये है GST एक्ट। अब GST एक्ट में क्या है, कुछ चीज़ें की है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ठीक है। जहाँ पे सामान खरीदा गया वहाँ पे टैक्स लगेगा, ना कि जहाँ पे सामान प्रोड्यूस्ड हुआ, ठीक है। ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। बाकी इसमें और भी चीज़ें मैं अभी डिस्कस करता हूँ नीचे। एक GST में इंपॉर्टेंट चीज़ होती है GST काउंसिल, याद रखना जरूरी है। GST काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 279A के अंतर्गत, ठीक है। ये रिपीटेडली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये,
ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इनकी मेंबरशिप वगैरह कैसी होती है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसमें 2/3 मेंबरशिप स्टेट गवर्नमेंट की होती है, मतलब 2/3 मेंबरशिप या फिर वोटिंग पावर जो भी आप बोले, स्टेट गवर्नमेंट, और 1/3 सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। तो कोई भी डिसीजन होगा उस पर वोटिंग होगी। अब अगर 50% से ज़्यादा डिसीजन, तो इसमें 50% हम नहीं रख सकते ना। अगर 50% आप डिसीजन के लिए रखोगे तो स्टेट गवर्नमेंट हमेशा सेंटर से जीत जाएगी। इसीलिए जीएसटी काउंसिल में कोई डिसीजन पास होने के लिए एटलीस्ट 75% वोट चाहिए होता है। मतलब टू पास एनी डिसीजन यू विल नीड 3/4 ऑफ द वोटिंग इन योर फेवर। ठीक है, बस ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। 75% वोटिंग चाहिए होती है फॉर टू पास एनी डिसीजन। वोट शेयर कैसे होता है? 2/3 होता है स्टेट के पास, 1/3 होता है सेंटर के पास। और जीएसटी काउंसिल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। बस इससे ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। हाँ, इसमें एक मैटर चलता है कंपनसेशन सेस का। एक्चुअली क्या है, मैंने बोला ना ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। अब पहले डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट टैक्सेस थे, एक्साइज था, अलग अलग प्रोडक्ट पे वैट था, सब कुछ था। अब क्या हो गया कि अब सबको तो गवर्नमेंट ने हटा के जीएसटी ला दिया। तो ऐसा होगा, कुछ 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 स्टेट गवर्नमेंट को लॉस हो रहा था, मतलब जितना जितना उनको पहले टैक्सेस मिल रहे थे, अब जीएसटी के आने की वजह से उतने टैक्सेस नहीं मिल रहे हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाला था, कंपेंसेशन सेस, सॉरी, जीएसटी कंपनसेशन, एक स्कीम निकाला था कि भाई इन स्टेट्स को जिनको जीएसटी की वजह से लॉस हो रहा है, उनको आगे आने वाले 10 साल तक गवर्नमेंट उनके लॉस खुद से देगी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट उनके लॉस को देगी। बस ये था जीएसटी कंपनसेशन स्कीम। अब गवर्नमेंट पैसे दे रही है तो गवर्नमेंट को भी तो पैसे आने चाहिए, उनको पैसे कहाँ से मिलेंगे? तो गवर्नमेंट ने एक सेस निकाला था। अब सेस क्या होता है? सेस बेसिकली एक टैक्स ऑफ टैक्स है, जो कि जो डिसाइडेड है कि हाँ भाई, ये जो भी टैक्स कलेक्शन होगा इस सेस के द्वारा, ये पर्टिकुलर इसी पर्पज में ही जाएगा। तो गवर्नमेंट ने इम्पोज किया था जीएसटी कंपनसेशन सेस। ठीक है, अब सेस हो गया, जीएसटी काउंसिल हो गई, जीएसटी कंपनसेशन क्या होता है सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। जो सेस होता है ना, वो सेस जनरल नहीं होता, सेस किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे होता है। तो सेस किस जीएसटी कंपनसेशन सेस किस पे लगा था? लग्जरी सिन एंड डिमोनिट प्रोडक्ट पे। सिंपल ये समझो कि जो महंगी महंगी चीज़ें होती हैं या फिर जो चीज़ें सोसाइटी के लिए हानिकारक होती हैं, उन सब चीज़ों पे लगता है। महंगी चीज़ें मतलब कि कोई महंगी एसयूवी कार हो गई, या फिर अल्कोहल हो गया, टोबैको हो गया, इन सब चीज़ों पे हमने कंपनसेशन सेस लगाया था। 2016 में जीएसटी आया, 26 में 10 साल हो जाएगा। तो अब कंपनसेशन सेस, अब जो स्कीम थी गवर्नमेंट की उन स्टेट को कंपनसेशन देने वाला, वो स्कीम तो खत्म हो रही है ना। तो अब गवर्नमेंट को क्या करना है कि ये कंपनसेशन सेस रखना है या फिर इसको चेंज करना है किसी, तो उस पर डिस्कशन हो रहा है। बस उसी लिए ये न्यूज़ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बस याद रखना वो। ठीक है, बाकी और यहाँ पे कुछ ऐसे है नहीं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली अभी। ठीक है। अब ये भी है, अब तो इतना इम्पोर्टेंट रहा नहीं। एक्साइज ड्यूटी क्या होता है? वही एक्साइज ड्यूटी, मतलब कोई भी प्रोडक्ट जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ इंडियन कंज्यूमर्स के लिए, उन पे होता है एक्साइज ड्यूटी। और इसका कम्प्लीमेंट्री होता है कस्टम्स, मतलब कोई प्रोडक्ट फॉरेन से इंडिया में आया वो हो गया कस्टम, इंडिया से इंडिया में वो एक्साइज। ठीक है। अब बात करते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। आईडीएस होता क्या है? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर ये होता है कि जैसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो जैसे कोई एक फाइनल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट है, इसमें कुछ रॉ मटेरियल्स होंगे, हाँ, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होगा इसके लिए। तो वो इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट जो है, वो तो किसी अदर इंडस्ट्री के लिए तो फाइनल प्रोडक्ट होगा ना। तो बस वही चीज़ें यहाँ पे हैं। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जो भी रॉ मटेरियल्स हैं, इन रॉ मटेरियल्स पे ये कंपनी, मान लो ये कंपनी एक्स है, ठीक है, ये कंपनी एक्स कुछ रॉ मटेरियल खरीद रही है। तो ये रॉ मटेरियल खरीदेगी तो इस पे ये टैक्स पे करेगी। फिर ये दूसरा रॉ मटेरियल खरीदा, इस पे भी इस कंपनी ने टैक्स पे किया, तीसरा रॉ मटेरियल खरीदा, इस पे भी टैक्स पे किया। फाइनली इसने ये जब सामान बेचा किसी को तो उस पे भी टैक्स पे किया। तो गवर्नमेंट, ये कंपनी तो बहुत ज़्यादा टैक्स पे कर देगी, पहली चीज़ ना। दूसरा चीज़, इससे क्या होगा, मल्टीपल इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस, मतलब सेम चीज़ को पे मल्टीपल बार टैक्स हुआ तो उसका प्राइस भी बढ़ जाएगा। हम्म? तो इन सब चीज़ों को, और मतलब कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाती है। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए जीएसटी में कॉन्सेप्ट होता है आईटीसी का, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसमें क्या होता है, इसमें ये एक्चुअली होता है कि
जो भी रॉ मटेरियल, अगर ये कंपनी जो भी रॉ मटेरियल पे टैक्स पे करती है, ठीक है, वो आप जीएसटी पोर्टल पे ये गवर्नमेंट दिखा दे, ये कंपनी दिखा देगी कि भाई मेरे इतने टैक्स रॉ मटेरियल खरीदने पे गए हैं, ठीक है, और मुझे गवर्नमेंट को इतना टैक्स पे करना है। टैक्स किस पे करेगी कंपनी? प्रॉफिट पे। प्रॉफिट कब होगा? जब सामान बेचेगी। तो मुझे इतना टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को, इतना टैक्स मैंने गवर्नमेंट को ऑलरेडी पे कर चुका है, पे कर रखा है, किस फॉर्म में? रॉ मटेरियल खरीदने में, ठीक है। तो अब इफेक्टिवली मुझे गवर्नमेंट को सिर्फ इतना ही टैक्स देना पड़ेगा। ये आप, ये जो है ना, ये टैक्स जो इसने ऑलरेडी पे कर रखा है उसको हम बोलते हैं आईटीसी, ठीक है। ये होता है नॉर्मल सिनारियो। पर आप सोचो, कभी ऐसा हो जाए कि रॉ मटेरियल पे ही इस कंपनी ने गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स पे कर दिया, ठीक है, और फाइनली सामान जब इसने बेचा तो गवर्नमेंट को इसको कम ही टैक्स पे करने पड़े। तो ये बेसिकली इनवर्स सिनारियो हो गया। अब क्या होगा इसको? अब गवर्नमेंट को इसको टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंपनी ऑलरेडी टैक्स गवर्नमेंट को पे कर चुकी है। ये होता है इनवर्स ड्यूटी स्ट्रक्चर। इनवर्स ड्यूटी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल है या फिर जो इंटरमीडियरी गुड है, उस पे जो रेट ऑफ टैक्सेशन है वो हाई है कंपेयर टू जो रेट ऑफ टैक्सेशन है फाइनल प्रोडक्ट पे। इसी को बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। और आईटीसी दोनों कॉन्सेप्ट मैंने कवर कर दिया यहाँ पे। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ ऐसे बस इतना समझो कि कोई आप मान लो मार्केट ट्रेड कर रहे हो आप, ठीक है, आपने कुछ खरीद लिया स्टॉक्स वगैरह। अगर आप उसको साल भर से पहले बेचते हो तो जो आपको उस पे प्रॉफिट पे जो टैक्स पे करोगे वो बोलता है शॉर्ट टर्म्स कैपिटल गेन्स। अगर साल भर से ज़्यादा, साल भर के बाद बेचते हो तो उस पे जो प्रॉफिट होगा वो लॉन्ग टर्म्स कैपिटल गेन्स है। ये जो पीरियड है साल भर में बोल रहा हूँ ना, 1 ईयर वाला पीरियड, ये डिफरेंट एसेट्स के लिए, रियल एस्टेट के लिए दूसरा होगा और दूसरे एसेट्स के लिए दूसरा होगा, ठीक है, वो वेरी करता है। पर वही है बस, ये क्या है, गेन्स टैक्स है, किस पे होता है? एसेट्स पे। और ये वेरी करता है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, बस। और इसमें इंपॉर्टेंट कुछ भी ऐसे नहीं है, ठीक है। और इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक कॉन्सेप्ट होता है इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन मतलब क्या होता है? इंडेक्सेशन मतलब कि जैसे मान लो कोई एक प्रोडक्ट हो गया एक्स, ये प्रोडक्ट का आज का दाम है 20 रुपये, दो हो सकता है एक साल बाद 4% इन्फ्लेशन हुआ, इस प्रोडक्ट का दाम हो गया 24%, 24 रुपये। आज 20 रुपये था, अगले साल 24 रुपये हो गया। तो जो प्राइस चेंज हुआ प्रोडक्ट में ड्यू टू इन्फ्लेशन, उसे हम बोलते हैं इंडेक्सेशन। क्योंकि उसका रियल प्राइस जो होगा उस प्राइस को हम इंडेक्स करेंगे, बेसिकली एडजस्ट करेंगे इन्फ्लेशन से। तो इन्फ्लेशन एडजस्ट प्राइस इज द इंडेक्स्ड प्राइस, बस। और कुछ भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। इनहेरिटेंस टैक्स क्या होता है? एक एक टर्म आपने सुना होगा, स्टेट टैक्स होता था, वैसा ही मिलता जुलता होता है इनहेरिटेंस टैक्स। इसमें क्या होता है भाई कि हाँ, जैसे कि वही है, जब जो इनकम हमें इनहेरिटेंस में मिलता है, जो हमारे फादर ग्रैंडफादर से मिलते हुए आ रहा है, अब मेरे ऊपर वो ट्रांसफ़र हो गया, तो वो मुझे इनहेरिटेंस में मिला, उसके लिए तो मैंने कुछ किया नहीं ना, मुझे वो इनकम डायरेक्ट मिल गया। तो उस पे अगर कोई गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो वो होता है इनहेरिटेंस टैक्स। इससे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मतलब इंटरजेनरेशनल इक्विटी की बात होती है। पर वैसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है प्रीवियस पर्सपेक्टिव से। याद रखने वाली बात इंडिया है कि याद रखने वाली बात ये है कि इंडिया में कुछ भी स्टेट ड्यूटी, गिफ्ट टैक्स, कुछ भी ऐसा नहीं है, बस खत्म। और यहाँ पे कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये है बहुत लो की रिपोर्ट है, कमिटमेंट कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी, सीआरआई रिपोर्ट। सीआरआई रिपोर्ट में इंडिया बहुत पोरली परफॉर्म कर रही है, इवन नेपाल एंड श्रीलंका आर बेटर देन इंडिया। सीआरआई रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी, सीआरआई रिपोर्ट बाई ऑक्सफैम। ऑक्सफैम इंटरनेशनल, काफ़ी रिपोर्ट ये पब्लिश करता है ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना। ऑक्सफैम एंड डेवलपमेंट फाइनेंस इस इंटरनेशनल, ठीक है। अब आता है एडवांस प्राइस एग्रीमेंट। ये है टर्म, बस डिफिनेशन याद रखने वाली बात है, अदरवाइज कुछ भी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट क्या होता है? तो पहले समझो, जैसे कि ये एक थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, मैं काफ़ी कॉन्सेप्ट यहाँ साथ में बताऊंगा, ध्यान देना।
कुछ टर्म्स होते हैं जैसे आपने सुना होगा BEPS, बेस इरोजन प्रॉफिट शेयरिंग। आपने एक सब टर्म सुना होगा ट्रांसफर प्राइसिंग। बस मैं बताता हूँ सारा कुछ ये है क्या गेम। एक्चुअली आपको पता है ना कि जो कंपनीज जो अलग अलग कंट्रीज हैं इनमें जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो टैक्स रेट अलग अलग है। कोई कंपनी 20% चार्ज कर रही है, कोई 15% चार्ज कर रहा है, और कुछ कुछ टैक्स हेवन्स हैं जहाँ पे टैक्स रेट ये नील होता है, बहुत 0% के आसपास होता है। ठीक है। अब कंपनी को प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ता है। ठीक है। तो कंपनी क्या करती है ना, ये स्ट्रेटजी अपनाती है ट्रांसफर प्राइसिंग की। ये क्या करती है कि जैसे मान लो कोई कंपनी एक्स हो गई, ठीक है, ये अपना एक ऑफिस बना देगी किसी छोटे मोटे कंट्रीज में। मान लो वहाँ पे कैरिबियन आइलैंड में किसी कंपनी में, ट्रिबैगो में। ठीक है। ट्रिबैगो एक आइलैंड नेशन है, वहाँ पे इसने एक अपना ऑफिस खोल दिया। जैसे नाइकी ने अपना एक ऑफिस वहाँ पे खोल दिया। ठीक है। अब नाइकी ने एक दूसरी सब्सिडियरी बनाई, नाइकी डिस्ट्रीब्यूशन करके एक सब्सिडियरी बनाई। अब इसकी ऑफिस मान लो, अब ये इसने रजिस्टर किया इंडिया में। ठीक है। नाइकी की एक पेरेंट कंपनी नाइकी ने रजिस्टर किया ट्रिबैगो में, एक सब्सिडियरी बनाया उसने रजिस्टर किया इंडिया में। अब इंडिया में नाइकी सारा प्रोडक्ट सेल कर रहा है अपना खूब, यहाँ पे शूज़, लोअर, टी शर्ट, सब कुछ नाइकी यहाँ इंडिया में सेल कर रहा है, खूब सेल कर रहा है, तो इसके ढेर सारे प्रॉफिट्स होंगे यहाँ पे। तो अब तो इंडिया में इसको बहुत प्रॉफिट हुआ, तो इंडिया में इसको टैक्स देना पड़ेगा। अगर नाइकी क्या करती है कि नाइकी की ये पेरेंट कंपनी है या फिर दूसरी सब्सिडियरी है, अब ये जो इंडियन वाली नाइकी कंपनी है ये क्या करती है कि यहाँ से कुछ सामान खरीद लेती है। ठीक है। एज ए रॉ मटेरियल बोल के, या फिर जिससे ट्रेडमार्क होता है, ये नाइकी का जो ट्रेडमार्क है, ये ट्रेडमार्क इसने रजिस्टर किया हुआ है यहाँ से। तो अब ट्रेडमार्क अगर नाइकी यूज करेगा, नाइकी की जो सब्सिडरी है अगर ये यूज करेगी, तो इसको रॉयल्टी पे करना पड़ेगा। आप रॉयल्टी पे करो या फिर आपने कोई रॉ मटेरियल खरीद लिया यहाँ वाली नाइकी से, तो वो तो आपका क्या हो गया, वो तो आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में काउंट होगा। तो इससे क्या हो गया, आपकी प्रॉफिट कम हो जाएगी। जैसे मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, अब जो इंडियन नाइकी है ये ट्रिबैगो वाले नाइकी से कुछ सामान बहुत ज़्यादा पैसे पे खरीद लिया, जिसका एक्चुअल में प्राइस होना चाहिए था 100 रुपये, पर ये खरीद रहा है 1000 रुपये में। ठीक है। इससे क्या होगा कि जो नेट प्रॉफिट हो रहा था नाइकी को इंडिया में, मान लो प्रॉफिट हो रहा था 1500 का, अब इसने क्या किया, इसने इन्फ्लेट कर दिया रॉ मटेरियल, तो प्रॉफिट घट जाएगा ना। पता लगा इसको प्रॉफिट कितने का हुआ, 400 का प्रॉफिट हुआ अब। तो पहले नाइकी को टैक्स पे करना था 1500 पे, अब टैक्स पे कर रही है ये 400 पे इंडिया में। तो इसका यहाँ बहुत सारी सेविंग हो गई। अब ये ज़्यादा पैसे में खरीदी, अब ये पैसा गया तो नाइकी को ही, और चला गया ट्रिबैगो में, और ट्रिबैगो एक टैक्स हेवन है मान लो, तो यहाँ पे नाइकी को टैक्स पे करना पड़ा 0%। तो इस 1000 रुपये पे नाइकी ने पूरे के पूरे टैक्स ही इसने बचा लिया। तो ये होती है ट्रांसफर प्राइसिंग, मतलब किसी एक कंपनी के सब्सिडियरी में जहाँ पे जहाँ पे टैक्स कम है, टैक्स रेट कम है, टैक्स हेवेंस हैं, तो जो जहाँ पे मैं बिजनेस कर रहा हूँ, जो कंपनी जहाँ मेजर बिजनेस कर रही है, वहाँ से प्रॉफिट उठा के किसी तरीके से टैक्स हेवेंस वाली सब्सिडरी को अगर ट्रांसफर कर देती है, तो उसी को हम बोलते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग। ठीक है। तो अब ये ट्रांसफर प्राइसिंग ना हो, इसके लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं, खास करके G20 का एक पूरा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड है जो ये सब चीज़ें रेगुलेट करता है। ठीक है। तो पहले कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है आप ये समझ लो। बाकी बीईपीएस वही होता है, बीईपीएस एक कॉन्सेप्ट है और ट्रांसफर प्राइसिंग एक मेथड, एक तरीका है। बीईपीएस मतलब बेस इरोजन प्रॉफिट शेयरिंग, मतलब कंपनी ने बिजनेस किया इंडिया में पर प्रॉफिट ये दिखा रही है ट्रिबैगो में, तो इंडिया में इसको कोई टैक्स पे करना नहीं पड़ा, और ट्रिबैगो में वैसे भी टैक्स रेट 0 है। तो इसने अपना बेस इरोज किया इंडिया से, प्रॉफिट को शेयर कर दिया ट्रिबैगो से। ठीक है। ट्रिबैगो वाले अपने सब्सिडियरी से, यही होता है बीईपीएस। बीईपीएस करने का तरीका है ट्रांसफर प्राइसिंग। ठीक है। इसका दूसरा भी तरीका होता है, दूसरा तरीका ये हो गया, मान लो भाई वही है कि मैं इनपुट खरीद लेता हूँ किसी अपनी सब्सिडियरी से बहुत हाई प्राइस पे, फिर मैं प्राइस कम दिखा दूंगा फाइनल प्रोडक्ट का, ये हो गया ट्रांसफर प्राइसिंग। अब इससे बचने के लिए गवर्नमेंट का अपना अपना स्कीम है, उसी का एक स्कीम है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। अब इसमें क्या होता है कि ये सेट कर देंगे, ये कंपनी जैसे मान लो कोई कंपनी वाई है, ये इसने बता दिया कि मैं अपने सब्सिडियरी से ये सामान इतने रुपए में खरीदूंगी, एक्स रुपए में खरीदूंगी।
ये कंपनी ने पहले ही बता दिया किसको, टैक्स अथॉरिटी को। और ये जो एक्स रुपए होगा ना, ये एक्स रुपए मार्केट स्टैंडर्ड होगा वो, इसी को बोलते हैं आर्म लेंथ प्राइस। मतलब जैसे दो कंपनी हो गई, अ, कोई कंपनी हो गई Y1 और Y2, ये दोनों आपस में अगर सेम प्रोडक्ट खरीदती हैं तो ये कितने रुपए में खरीदेंगी, वही प्रोडक्ट, वही प्रोडक्ट अगर दो कंपनी जो कि सिस्टर कंपनी है या फिर दोनों सब्सिडियरी हैं या फिर दोनों पेरेंट और सब्सिडियरी का रिलेशन है, वही सेम प्रोडक्ट अगर वो दोनों आपस में खरीदती हैं तो इन दोनों का प्राइस सेम होना चाहिए। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं आर्म लेंथ प्राइस बोलते हैं। और अगर ये कंपनी डायरेक्टली गवर्नमेंट को बताती है, मतलब टैक्स अथॉरिटी को बताती है भाई कि मैं अपने सब्सिडरी से अगर ये सामान खरीदूंगी तो इस रेट पे खरीदूंगी, इसी को हम बोलते हैं एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट्स। इससे ट्रांसफर प्राइसिंग नहीं होगी ना, पहले डिक्लेयर हो गया कि इसी रेट पे खरीदना है तो आप बहुत ज़्यादा रेट पे बता के खरीद नहीं सकते हो। वो होती है ट्रांसफर प्राइसिंग और एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। बस ये चीज़ें याद रखना, ये टर्म्स याद रखना, ये क्वेश्चन टर्म्स में ही खेलते हैं, और कुछ इधर इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी हाँ, ये होता है DTA, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। बस इसमें कुछ नहीं है, इसमें ये है कि कोई इन्वेस्टर है, ठीक है, अब वो किसी दूसरे कंट्री में पैसे लगा रहा है, तो जाहिर सी बात है ना, उसको दोनों जगह से टैक्स नहीं होना चाहिए। पता लगा कि इंडिया में वो पैसे लगाया, उसको यहाँ प्रॉफिट हुआ तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी उससे पैसे ले लिए, और मान लो वो मॉरिशस का है तो मॉरिशस ने भी उससे पैसे ले लिए। तो भाई ये तो बहुत बड़ा डिटरेंस है ना, मतलब पैसे इन्वेस्ट करने में। तो कंट्रीज, ये बायलैटरल एग्रीमेंट होता है दो कंट्री के बीच में कि भाई सर्टेन एरियाज में मैं हम दोनों आपस में ऐसे टैक्सेशन शेयर करेंगे कि अगर कोई इन्वेस्टर हमारे यहाँ इन्वेस्ट करता है तो आप चार्ज मत करना, मैं चार्ज नहीं करूँगा। या फिर अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो हम इसको ऐसे हैंडल करेंगे, कॉमन बॉडी बना के हैंडल करेंगे, जो भी अपना एक मैकेनिज्म है, तो वो सब आता है डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट के अंतर्गत। ठीक है, ये होता है DTA। बस, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बाकी देखो BPS हो गया, सारा कुछ मैंने आपको कवर कर रखा है ऊपर ही। ठीक है, ये हो गया म्यूचुअल DTA का पार्ट होता है, म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर। मतलब कि अगर कोई लिटिगेशन होता है, जैसे मैं को अ, किसी कंट्री के किसी एक इंसान ने दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट किया, उससे वहाँ फ़ायदा हुआ, अब कोई प्रॉब्लम आ गया कि टैक्स को लेके, तो उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो जो म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर होता है, ये DTA का एक क्लॉज होता है, बस और कुछ है नहीं है। जरूरी नहीं है याद करना, DTA याद रखो, वो इंपॉर्टेंट है। BEPS क्या होता है वो याद रखो, ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है वो याद रखो। यूनियन ग्लोबल टैक्स ट्रीटी लीस्ट इंपॉर्टेंट, अब ये फाइनल कुछ हुआ ही नहीं है, इट्स इन फेज ऑफ डिलीबरेशन, नो नीड टू रिमेंबर। हाँ, ये याद रखना जरूरी है, अभी मैंने इसका नाम लिया था, G20 का ही। आ, इनका अपना एक वो है, बोर्ड है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड करके है, ठीक है, ये निकालते रहते हैं बेसल नॉर्म्स वगैरह, यहीं से आते हैं सब। तो ये प्रपोज कर रहे हैं एक MAT, मतलब मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, या फिर इसको बोलते हैं ग्लोबल मिनिमम टैक्स, GMT या AMT टाइप करके कुछ इसका नाम है। ठीक है, इसके अंतर्गत ये है कि कंपनी जहाँ पे प्रॉफिट कमा रही है एक्चुअली में, मतलब जहाँ पे अपना प्रोडक्ट सेल कर रही है, वहाँ पे मिनिमम कुछ परसेंट आपको टैक्स देना ही देना है। आप उस वहाँ पे प्रॉफिट इरोड नहीं कर सकते कि ये बोल के कि मैंने रॉ मटेरियल अब किसी दूसरे देश की किसी दूसरी कंपनी से खरीदा हुआ है। नहीं, आपको ये डिसाइड कर लिया कि 15%, तो आपके जो भी सेल हुए उसका 15% आपको देना ही देना है गवर्नमेंट को। तो ये हुआ आपको MAT या GMT का कॉन्सेप्ट, ग्लोबल मिनिमम टैक्स, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। बस ये याद रखना, ये किसके लिए होता है, MNCs के लिए होता है। ठीक है, आपने नाम सुना होगा बीच में एक गूगल टैक्स, ये सब भी आया था MNCs के लिए। बाकी और कुछ इधर इम्पोर्टेंट नहीं है, ये देख लेते हैं एक हम अ, थोड़ा सा ड्यूटी ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होता है। तो ड्यूटी ड्रॉबैक एक कॉन्सेप्ट है, क्या होता है कि कोई मान लो एक्सपोर्टर है इंडिया से, ठीक है, अब ये बंदा कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट कर रहा है फॉरेन में, तो मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम इसने कस्टम ड्यूटी दी होगी ना। अगर मान लो इसका कुछ इनपुट है जो ये इंपोर्ट कर रहा हो, तो वहाँ पे वो कस्टम ड्यूटी देगा।
मान लो इसके पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें ये एक्साइज ड्यूटी दे रहा हो, जैसे पेट्रोलियम हो गया, कुछ भी एक्साइज ड्यूटी दे रहा है, कस्टम ड्यूटी दे रहा है, तो इसके रॉ मटेरियल तो महंगे हो रहे हैं ना। अगर रॉ मटेरियल महंगा होगा तो फाइनल प्रोडक्ट भी इसका महंगा होगा, एक्सपोर्टर का। तो भाई अगर इसका प्रोडक्ट महंगा होगा तो दूसरे कंट्रीज में ये कैसे बिकेगा, ये कंपटीशन में पीछे रह जाएगा। तो गवर्नमेंट थोड़ा सपोर्ट करती है इन लोगों को। कैसे? कि इनके कुछ कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी ना, वो गवर्नमेंट रिड्यूस कर देती है, उनको माफ़ी दे देती है वहाँ पे, ताकि जो इनका प्रोडक्ट हो वो थोड़ा कॉम्पिटिटिव रहे। बस वही होता है ड्यूटी ड्रॉबैक, कि उनका जो कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी में थोड़ा रिबेट जो मिलता है। बस विंडफॉल टैक्स, विंडफॉल टैक्स क्या होता है? विंडफॉल टैक्स मतलब जैसे समझ लो कि कुछ कंपनी है, वो किसी ग्लोबल सिचुएशन की वजह से कुछ ऐसा हो गया, जैसे मान लो पेंडेमिक हो गया था, तो मेडिकल जो भी दवा बेचने वाली कंपनी है उनको ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का स्कोप मिल गया। या फिर अभी जैसे कि यूक्रेन रशियन वॉर की वजह से जब रसिया पे हैवी हैवी सैंक्शंस हैं, तो रसिया से कोई क्रूड खरीद नहीं रहा है, पर इंडिया रसिया से क्रूड खरीद रही है काफ़ी सस्ते पैसों में। तो सस्ते पैसे में आप खरीद रहे हो, तो अब सेल तो कर रही है ये कंपनी उसी प्राइस पे, कोई प्राइस में तो कमी दिखी नहीं, तो ये कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है ना। इन्होंने कुछ ऐसा एफर्ट तो किया नहीं है ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में, ये बस ग्लोबल सिचुएशन ऐसी हो गई कि इनको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करती है, विंडफॉल टैक्स। ठीक है? ये जो जो लोग कुछ ग्लोबल सिचुएशन की वजह से, कुछ अनफोर्सिन सिचुएशन की वजह से, कुछ अगर ये ज़्यादा टैक्स, इनको ज़्यादा इनको प्रॉफिट होने लगता है, तो गवर्नमेंट इन पे कुछ एक्स्ट्रा टैक्स इम्पोज कर देती है कि भाई तुम ज़्यादा कमा रहे हो जिसमें तुम्हारा कोई रोल नहीं है, किसी सिचुएशन की वजह से तुम ज़्यादा कमा रहे हो, इसलिए तुम ज़्यादा टैक्स पे करोगे। ठीक है, ये आपका हो गया विंडफॉल टैक्स। अब आते हैं अ, ये भी कर ही लेते हैं, ठीक है। डीपीआई क्या होता है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हो गया, डिजिटल सोल्यूशन हो गया, जो कि गवर्नमेंट की सर्विस डिलीवरी में स्मूथनेस लाए। जैसे क्या? डीजी यात्रा, जैसे क्या? डीजी लॉकर, जैसे क्या? यूपीआई। इसी को बोलते हैं हम डीपीआई। ठीक है, बस और यहाँ पे कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, ख़त्म करो। ठीक है। सोशल इम्पैक्ट फंड, थोड़ा सा याद रखना, सोशल इम्पैक्ट फंड क्या हुआ है, अभी G20 में इसको अनाउंस किया गया था। इससे क्या करना था, जिस फंड में जो भी पैसे आएंगे उससे डीपीआई डेवलप किया जाएगा, डिजिटल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे ग्लोबल साउथ में। ठीक है। अब यूपीआई क्या है सबको पता है, इंस्टेंट पेमेंट का एक सोल्यूशन है। किसके द्वारा डेवलप किया गया है? एनपीसीआई के द्वारा। बस कुछ कुछ गवर्नमेंट लिमिट बढ़ा रही है, पर ये क्वेश्चंस आते नहीं है ऐसे कि क्या कितना लिमिट है, क्या है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है? प्रोजेक्ट नेक्सस एक्चुअली क्या होता है कि देखो, अलग अलग कंट्री, जैसे श्रीलंका है, तो इनमें भी तो कुछ अपना पेमेंट ट्रांसफर करने का तरीका होगा, इंडिया में कुछ अपना अलग पेमेंट करने का ट्रांसफर करने का तरीका है। मान लो बांग्लादेश में कुछ अलग है, तो अब इनको आपस में पेमेंट ट्रांसफर करना पड़े, तो अगर ये लोग क्या करते हैं कि आपस का जो पेमेंट ट्रांसफर का सिस्टम है, ये एक दूसरे से इंटीग्रेट कर लेते हैं किसी तरीके से। अगर इंटीग्रेट कर लेंगे तो आपस में सीमलेसली ट्रांसफर होगा पेमेंट का। बस इसी प्रोजेक्ट को हम बोलते हैं प्रोजेक्ट नेक्सस। इसके अंतर्गत 4 एशियन कंट्रीज, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड और इंडिया, ये मिलके अपने देश के इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम को इंटीग्रेट करेंगे, ताकि अब कोई चाहेगा तो इंडिया से मलेशिया में पैसे भेज सकता है, मलेशिया से कोई फिलीपींस में पैसे भेज सकता है, जस्ट विद यूजिंग मोबाइल फ़ोन। अभी जो लोग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते होंगे, अभी वो देखते होंगे कि पैसे ट्रांसफ़र होने में 4 दिन 6 दिन लग जाता है। ठीक है, वो बस वही है प्रोजेक्ट नेक्सस, कि इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र को इंटीग्रेट करना अलग अलग कंट्रीज़ का। अब सेबी है, सेबी क्या रेगुलेट करता है? सेबी रेगुलेट करता है फिनेंशियल मार्केट को। ठीक है, ये रेगुलेट करता है वेंचर कैपिटल फंड्स को। बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि सेबी रेगुलेट करता है वेंचर कैपिटल फंड को, और यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी सेबी क्या है, 1988 में ये बना था एज अ नॉन स्टेटरी बॉडी, 1992 में इसको स्टेटरी बॉडी का दर्जा मिला। ठीक है। अब बाकी इसका काम वही है, ट्रेड इन, मतलब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को, इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से इन्वेस्टर्स को बचाना, यही सब इसका है, रेगुलेशन करने का मेन पर्पज़ है। बाकी सेबी के कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना नेम एसोसिएशन से। स्कोर्स टू किससे रिलेटेड है? सेबी से। और इनसाइडर ट्रेडिंग एक टर्म हो गया। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है? इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब समझ लो, जैसे मान लो मैं एम्प्लॉय हूँ माइक्रोसॉफ्ट का, अब मुझे
पता चला कि माइक्रोसॉफ्ट एक चिप लॉन्च करने वाली है, मेजोरिना। ठीक है, एक क्वांटम कंप्यूटिंग की चिप है। अब कुछ दिन में लॉन्च होने वाली है, लॉन्च होगी तो माइक्रोसॉफ्ट का शेयर ऊपर जाएगा। तो मैं क्या करूँ, मैं जाके पहले माइक्रोसॉफ्ट की शेयर खरीद लेता हूँ। तो ये होता है इनसाइडर ट्रेडिंग। ठीक है, अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया इनसाइडर ट्रेडिंग हो गया। अब इसी तरह होता है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। ये टर्म क्या होता है, जैसे मान लो मैं किसी कंपनी एक्स का बॉन्ड खरीदता हूँ। ठीक है, बॉन्ड में क्या होता है कि भाई 10 साल बाद ये कंपनी मेरा बॉन्ड बॉन्ड रिडीम करेगी और मुझे तब 10 साल तक के लिए कुछ परसेंट इंटरेस्ट रेट पे करेगी। यही होता है बॉन्ड। पर जरूरी नहीं है ना कि ये कंपनी 10 साल तक एग्जिस्ट करे, हो सकता है कंपनी बैंकरप्ट हो जाए। अगर ये कंपनी बैंकरप्ट हो गई तो मेरे तो पैसे डूब गए ना, यहाँ तो कोई इंश्योरेंस है नहीं। तो बस इस बॉन्ड को का जो हम इंश्योरेंस करते हैं उसी को हम बोलते हैं क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। इसमें क्या होता है, कुछ कंपनीज होती हैं जो आप मैं एज ए इन्वेस्टर मैंने बॉन्ड खरीदा, मुझे डर है कि ये कंपनी डूब सकती है, तो मैं अपने बॉन्ड का ही इंश्योरेंस करवा लूँगा। तो अगर ये कंपनी डूबेगी तो जो मेरे बॉन्ड को जो रिडीम करने पे जो पैसा मिलने वाला है, जो इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है, ये मुझे जिस कंपनी से मैंने इंश्योरेंस करवाया उससे मुझे मिलेगा। पर मुझे उसके बदले क्या देना पड़ेगा, सेम प्रीमियम देना पड़ेगा, और क्या। बस, और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सचेंज ट्रेड फंड सबको पता ही है। सेटलमेंट साइकिल क्या होता है, कुछ नहीं। आप जो लोग ट्रेड करते हो आप देखते हो ना, मतलब T+2 डे पहले होता था, अब उसको रिड्यूस करके T+1 डे कर दिया गया। मतलब आपने आज कुछ भी प्रोडक्ट आपने बेच दिया तो जो आपके पैसे होंगे आपको अकाउंट में क्रेडिट होते हैं एक दिन के बाद, जिस दिन आपने ट्रांजैक्शन किया उससे एक दिन के बाद, वो होता है T+1 सेटलमेंट। बाकी कुछ है नहीं। NSE क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया का इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। निफ्टी 50 इसका पॉपुलर इंडेक्स है, बस खत्म, और कुछ नहीं। को लोकेशन, ये टर्म अभी आया हुआ था, प्रॉक्सिमिटी होस्टिंग, इसीलिए मैं टर्म्स पे बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्रॉक्सिमिटी होस्टिंग या को लोकेशन क्या होता है, मतलब ये NSE है या फिर कोई भी स्टॉक एक्सचेंज हो गया, ठीक है, इनका ये कैंपस है, मतलब इनका प्रेमाइस है। अगर ये कुछ लैंड किसी दूसरी कंपनी को दे देती है लीज पे कि भाई आप यहाँ पे अपना डेटाबेस या सर्वर सेटअप कर लो, इससे क्या होगा, जैसे ही प्राइस चेंज हुआ किसी स्टॉक में तो सबसे पहले इनको आएगा ना, मतलब ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो समझ सकते हैं कि आपका सर्वर जितना ही डेटा सोर्स के पास होगा उतना जल्दी इन्फॉर्मेशन रिफ्लेक्ट होगा आपको। तो आपको स्टॉक में तो आपको पता है जितना जल्दी आपको दिखेगा ऑर्डर, जितना जल्दी प्राइस का रेट चेंज दिखेगा उतने हैं आप एडवांटेज पोजीशन में होंगे ना। तो बस उसी लिए जो ब्रोकर्स होते हैं वो चाहते हैं कि जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके दम उसके सर्वर्स के पास ही अपना सर्वर में रखूं, ताकि मुझे जल्दी जल्दी इन्फॉर्मेशन दिखे और जल्दी मैं ऑर्डर प्लेस कर सकूं। ठीक है, तो कोलोकेशन उसी को बोलते हैं, अप्रॉक्सिमिटी होस्टिंग उसी को बोलते हैं, जब ब्रोकर स्टॉक जो ट्रेड है स्टॉक एक्सचेंज के प्रेमाइसिस में अपना सर्वर सेटअप करता है कुछ फ़ी वगैरह देके, उसी को बोलते हैं को होस्टिंग। ठीक है, फाइनेंशियलाइजेशन ये भी टर्म है, बस याद रखना। फाइनेंशियलाइजेशन मतलब क्या है कि पहले आप देखो, पहले हम यूजुअल इन्वेस्टमेंट किस में करते थे, गोल्ड में, रियल इस्टेट में। अब हम मतलब वो फिजिकल एसेट्स होते थे, अब फिजिकल एसेट्स से हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फाइनेंशियल एसेट्स में, उसी को हम बोलते हैं फाइनेंशियलाइजेशन। व्हाट आर द फाइनेंशियल एसेट्स, म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फिजिकल एसेट टू फाइनेंशियल एसेट इज फाइनेंशियलाइजेशन। बस, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी याद करने की बहुत ज़रूरत नहीं है, बस इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव मतलब एक बेसिकली ये भी फाइनेंशियल मार्केट का कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट होता है बेसिकली ये फाइनेंशियल मार्केट का। इसका डेरिवेटिव का कुछ अपना वैल्यू नहीं होता। डेरिवेटिव मतलब ये अपनी वैल्यू डिराइव करते हैं कहाँ से, किसी एक कमोडिटी पे हो सकता है, या फिर हो सकता है डॉलर पे, या फिर एक्सचेंज रेट पे हो सकता है वो, कि अगर एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो इस कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू बढ़ेगा, कमोडिटी बढ़ेगा। मतलब एक डेरिवेटिव है मेरा पोटैटो एक्सचेंज पे, मतलब पोटैटो का अगर दाम बढ़ता है तो इस कॉन्ट्रैक्ट का दाम बढ़ेगा, तो उसका भी ट्रेडिंग होता है, डेरिवेटिव्स का भी, डेरिवेटिव्स के भी स्टॉक एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, ये हुआ डेरिवेटिव, और इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, नथिंग इज इम्पॉर्टेंट हियर। बस इसमें थोड़ा थोड़ा ये याद रखना कि थोड़ा कुछ फ्यूचर मार्केट करके होता है, उसमें क्या होता है कि हाँ भाई, आ, इस फ्यूचर डेट पे इस प्राइस पे आपको ये सामान खरीदना है। जैसे मैंने डिसाइड कर लिया कि फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए मैं पोटैटो के लिए मैंने फ्यूचर ट्रेडिंग कर दी कि भाई इस तारीख को इस प्राइस पे मैं खरीदूंगा। अगर उस दिन प्राइस अगर पोटैटो की कम रही तो मेरा लॉस हो गया। अगर पोटैटो का प्राइस अगर मान लो
ज़्यादा हो गया और मैंने कम दाम पे ही सेट किया तो मेरा फ़ायदा हो गया, ये होता है फ्यूचर डेरिवेटिव ट्रेडिंग। इस तरह फॉरवर्ड होता है, ऑप्शन स्वैप्स। नेम एसोसिएशन याद रखना, ये डेरिवेटिव ट्रेडिंग से रिलेटेड है बस। और तो यहाँ पे कुछ ऐसे है नहीं याद रखने के लिए। हाँ, बाकी आता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। तो एक्चुअली दो चीज़ें होती हैं, एक होती है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट ब्यूरो, ठीक है, और दूसरा आपका होता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, सीआरए। तो जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है या फिर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं, इन दोनों का काम क्या होता है, वही जो बोरोवर, जो लोग पैसे लेते हैं ना, उनका जो आपने वो पढ़ा होगा सिबिल स्कोर वगैरह। तो इसी तरह जो बड़े बड़े बिजनेसमैन्स हैं, मतलब बिजनेस कंपनी जो, उनका भी तो एक तरीके से स्कोर होता होगा, जिसके बेसिस पे बैंक वगैरह डिसाइड करती है कि इनको लोन देना है कि नहीं देना है, बस। तो एक होते हैं सीआईसी और एक होते हैं सीआरए। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि क्रेडिट रेटेड एजेंसी को रेगुलेट करती है सेबी, ठीक है। और जो क्रेडिट रेटेड एजेंसी होती हैं, ये बिजनेसेस की रेटिंग बताती हैं कि इनका क्रेडिट वर्दनेस कितना है, ये लोन पे कर सकेंगी नहीं, लोन पे कर सकेंगी, ठीक है। जैसे अब जैसे समझ लो कि बिजनेस का या फिर कॉरपोरेट्स का सिबिल स्कोर, वो डिसाइड होता है सीआरए के द्वारा, क्रेडिट रेटेड एजेंसी। और दूसरा क्या होता है, सीआईसी। सीआईसी मतलब क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, उसको बोलते हैं क्रेडिट ब्यूरोज। ये बताती हैं सिविल स्कोर किसका, इंडिविजुअल्स का, जैसे हमारा आपका सिविल स्कोर। इसको रेगुलेट होता है, ये मोस्टली आरबीआई द्वारा रेगुलेट होती है, पर सीआरए रेगुलेट होती है सेबी के द्वारा, ठीक है। बाकी और कुछ इसमें खास ऐसे है नहीं। इसी तरह एक चीज़ ये सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग होती है, जैसे आपको पता है ना कि सारे कंट्रीज, यूएस हो गया, इंडिया हो गया, इनकी भी अपनी रेटिंग होती है, कि मतलब कोई अगर ये लोन ले रहे हैं तो ये डिफ़ॉल्ट करेंगे या नहीं करेंगे। जैसे यूएस बॉन्ड्स का, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स का जो रेटिंग है वो ट्रिपल ए है, जो बेस्ट माना जाता है। इंडिया का थोड़ा कम होगा, मान लो ए प्लस है, कुछ ऐसे करके है कुछ भी। तो ये रेटिंग होती है, ये रेटिंग डिसाइड करती है कि भाई इंडिया को अगर बाहर मार्केट से लोन उठाना होगा तो किस रेट पे मिलेगा। रेटिंग अच्छी है तो लोन सस्ता मिलेगा, रेटिंग खराब है तो लोन महंगा मिलेगा। बस वो होता है सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जो कंपनी रेटिंग देती है, तीन पॉपुलर कंपनी, तीनों यूएस की हैं, एस&पी, मूडी एंड फिंच, बस। और बाकी ये भी टर्म्स देख लेते हैं। इनविट्स क्या होता है, इनविट्स मतलब वही, इनविट्स आर बेसिकली म्यूचुअल फंड्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर, बस उसी को बोलते हैं इनविट्स। इनविट्स मतलब म्यूचुअल फंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका मतलब ये जैसे रोड है, रोड कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ रोड कंस्ट्रक्शन होगा तो रोड से टोल टैक्स आएगा, ये वो, यहाँ से प्रॉफिट होगा मुझे। अब मैं इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, और जो कंपनी रोड बना रही है उसको भी तो पैसे चाहिए। तो वो लोग क्या करते हैं ना, वो लोग स्पॉन्सर होते हैं, तो वो लोग इनविट्स, जैसे म्यूचुअल फंड की तरह वैसे इनविट्स का ऑप्शन आता है, मैं खरीद सकता हूँ इनविट्स, ठीक है। यूनिट्स मतलब म्यूचुअल, एक म्यूचुअल फंड की तरह एक यूनिट, इनविट्स एक यूनिट हो गया किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में। ब्रिज हो गया, मॉल हो गया, रोड हो गया, उसमें मैंने इनविट्स खरीद लिए, ठीक है, बस। म्यूचुअल फंड फंड इन इंफ्रास्ट्रक्चर वो हो गया इनविट्स। रेगुलेट किया जाता है सेबी के द्वारा। बाकी और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी कुछ नहीं। अच्छा, जो इन्वेस्टर हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए एक फंड बनाया गया है। और इस फंड में पैसा कहाँ से आता है, वही अनक्लेम्ड अमाउंट। जैसे मैंने स्टॉक मार्केट से कुछ मान लो स्टॉक्स खरीद लिए, उसको मैं सेल नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी ऐसे बॉन्ड में ऐसे कुछ मैंने किया हुआ है, तो उससे जो पैसे होते हैं ना, मान लो किसी की डेथ हो गई, अब वो पैसे अनक्लेम्ड रह गए, वो सारे पैसे जाते हैं इसमें, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में, बस। फ्रंट रनिंग क्या होता है, फ्रंट रनिंग इज अ टाइप ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, नॉट अ टाइप ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड को चलाने वाला जो होगा वो भी तो बड़े बड़े लोग होते हैं, उनका कितना कितना नेटवर्क होगा। तो मान लो उनका नेटवर्क किसी टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव तक है किसी बड़ी कंपनी में, तो इनको पता चल गया कि ये बड़ी कंपनी का कुछ प्रोडक्ट आने वाला है, तो ये क्या करेंगे, ये जाके उस कंपनी का, उस कंपनी में म्यूचुअल फंड का पैसा इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। इनको पहले से पता चल गया कि प्रोडक्ट आने वाला है, इसका शेयर बढ़ेगा, तो इसमें मैं म्यूचुअल फंड का सारा पैसा डाल देता हूँ। तो ये होता है फ्रंट रनिंग। ये फिर इट्स नॉट अ लीगल प्रैक्टिस, बस।
इंडियन वॉलेटिलिटी इंडेक्स कुछ नहीं है। इंडियन वॉलेटिलिटी इंडेक्स आपको बताता है कि इंडियन शेयर मार्केट कितना वॉलेटाइल रहेगा, बस। बाकी फी एफ इंटरनेट कुछ है ही नहीं है। फिनट्रेट फिंटरनेट कुछ है ही नहीं है। फिनटरनेट मतलब क्या? फाइनेंशियल इंटरनेट, मतलब कि इंटरनेट का और फाइनेंशियल सर्विसेज का इंटीग्रेशन। मोबाइल के थ्रू पेमेंट कर देना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर देना, कोई चीज़ खरीद लेना, बेच देना, वही है। मतलब फ़ोन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू फाइनेंसेस फाइनेंसेस डील करना, दैट इज़ फिंटरनेट या फिर एफ इंटरनेट, जो भी बोलो आप। परपेचुअल बॉन्ड्स, परपेचुअल बॉन्ड्स मतलब दीज आर द टाइप ऑफ बॉन्ड्स, इसमें कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होती। मतलब बॉन्ड बॉन्ड के साथ क्या होता है, एक बॉन्ड होता है, उसका एक होता है कि भाई हाँ, अम, एक फेस वैल्यू है। बॉन्ड को आप डिस्काउंटेड रेट पे खरीदते हैं। मान लो कोई किसी बॉन्ड का फेस वैल्यू है 100 रुपये, तो आप जनरली खरीदेंगे 80 रुपये पे। जब रिडीम करोगे तो आपको 20 रुपये का फ़ायदा होता है, ऐसे कुछ होता है। या फिर अदर वे में आप इसको ऐसे देख सकते हो कि हाँ भाई, आपने 80 रुपये का बॉन्ड खरीदा और आपको कुछ रुपए, एक रुपए एज ए इंटरेस्ट रेट आपको 20 साल मिल रहा है, और 20 साल बाद आपको 80 रुपये वो वापस मिल गया, मतलब बॉन्ड आपका रिडीम हो गया। ये जनरल बॉन्ड होता है। पर परपेचुअल बॉन्ड क्या होता है? आपने बॉन्ड खरीदा 80 रुपये का, तो ये ये इसमें कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होगी, पर आप तक, जब तक आप जिंदा है तब तक आपको 1 रुपया जो भी इंटरेस्ट रेट है, तब आपको इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा। वो परपेचुअल बॉन्ड होता है, बस। अब पी नोट क्या होता है? पी नोट मतलब समझो जैसे कि आपको डोनाल्ड ट्रंप है, उनको लग रहा है कि इंडिया का मार्केट बहुत ग्रो करेगा, मुझे यहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है। अब वो इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो उनको आके अपना डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा, सेबी से परमिशन लेना पड़ेगा, ये वो। पर वो इतना करना नहीं चाहते हैं। उनके पास चॉइस क्या है? तो वो किसी पोर्टफोलियो किसी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को पकड़ेंगे, जैसे कंपनीज होती हैं जो कि रजिस्टर्ड होती हैं सेबी में। तो एफपीआई को, किसी को पकड़ेंगे, उनको अपना पैसा देंगे कि भाई ये लो मेरे पैसे, ये तुम डाल दो एलआईसी में। अब एलआईसी में उस कंपनी ने पैसा पैसा डालेगी तो उस कंपनी को शेयर्स मिलेंगे एलआईसी के, पर वो शेयर तो रजिस्टर होंगे किसके नाम पे? वो शेयर तो मिलेंगे उस पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के नाम पे ना, ट्रम्प जी के नाम पे तो मिलेंगे नहीं। तो ट्रम्प को तो कुछ तो प्रूफ चाहिए कि हाँ भाई, मैंने पैसे इंडियन स्टॉक मार्केट में यहाँ पे इन्वेस्ट किया। तो वो प्रूफ होता है पार्टिसिपेटरी नोट्स। ठीक है, उसी को बोलते हैं पी नोट्स, बस। और इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज मतलब कुछ नहीं, बस ये इंडिया में भी एक बुलियन एक्सचेंज है, जो कि कहाँ, गिफ्ट सिटी गुजरात में है, बस। और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। कैरी ट्रेड, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म हो गया। कैरी ट्रेड क्या होता है? कैरी ट्रेड मतलब जैसे बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ आर्बिट्राज। आर्बिट्राज मतलब, पहले आर्बिट्राज समझो, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। आर्बिट्राज मतलब कि जैसे आपने किसी मार्केट में कुछ सामान खरीदा जहाँ पे वो सस्ता अवेलेबल है, और किसी दूसरे मार्केट में जहाँ सामान का दाम ज़्यादा है वहाँ बेच दिया। जैसे मान लो पापड़, आप किसी गांव से खरीदते हो 5 रुपए में, कहीं दूसरे जगह आपको बेचते हो 10 रुपए में, तो आपको 5 रुपए का फायदा हुआ ना। आपने तो कुछ इसमें वैल्यू ऐड नहीं किया, सिर्फ आपने एक जगह से खरीद के दूसरी जगह बेचा, तो ये आपका होता है आर्बिट्राज। तो बस ऐसे ही कभी क्या होता है कि जैसे कुछ देश हैं जो स्टेबल करेंसी है, वहाँ पे लोन मिलना बहुत आसान होता है, बहुत कम रेट पे वो लोन मिल जाता है। जैसे जापान, जापान में की करेंसी क्या है? येन। येन पे मान लो 1% पे, 1% इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिल गया। अब आप यहाँ से लोन उठाया आपने, अब आप क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं कि ठीक है, किसी दूसरी कंट्री में, जैसे मान लो इंडिया में या फिर किसी दूसरी कंट्री में मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ। अब मैं, मुझे पता है कि जो दूसरी कंट्री में जहाँ पे लोन मिलना मुश्किल है, वहाँ पे मैं अपने पैसे को खरीद कर लोन में ही बांट देता हूँ, ठीक है, या फिर वहाँ पे कोई सामान खरीद लेता हूँ, तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। और आपको यहाँ पे अपनी कंट्री में लोन तो आपको कम भरने पड़े ना। जैसे आपने यहाँ पे, आप अपनी कंट्री में आप 1% लोन भर रहे हो, सेम पैसा आपने इंडिया में लगाया, आपको 10% मिल रहा है, तो आप तो 9% प्रॉफिट में ही हो। तो इस प्रैक्टिस को हम बोलते हैं कैरी ट्रेड। ठीक है। ठीक है, इस वाली वीडियो में हम सिर्फ इतना ही रखते हैं। पीटी की जो पार्ट 2 वीडियो आएगी उसमें हम रेस्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स की पीटी कवर करेंगे। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू एवरीवन।